चैप्टर 2 बच्चों आ जाइए। कुछ कुछ चीजें बेटा नोट करते जाना साथ साथ, ठीक है। चैप्टर जो है ना वो है तुम्हारा पूरा का पूरा 11th क्लास का। ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बातें हैं नहीं, ठीक है ना, छोटी मोटी बातें हैं और ऐसी बातें हैं कि जो वैसे तो तुम्हें सारी कुछ पहले से पहले आती ही हैं, बट स्टिल ठीक है, मुझको एक ओवरव्यू देना है और मैक्सिमम बातें हमारी 11th में कवर हो चुकी हैं, वो हमें पता है। एक बार तुम बताते जाना, किसी चीज की डेप्थ की जरूरत होगी तो उस चीज को हम डेप्थ में भी कर लेंगे, ठीक है ना। जिस चीज की डेप्थ की जरूरत होगी उसको डेप्थ में कर लेंगे। चलो, तो सबसे पहली बात बच्चों यहां पर है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट, क्या हम जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट? बिल्कुल, टू इफेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजैक्शन। बच्चों 11th क्लास में हम लोगों ने इस बातों को, 11th तो कहे तो बेसिक अकाउंटेंसी है, 11th की वैसे भी अकाउंटेंसी कैसी अकाउंटेंसी थी बच्चों? बेसिक, जितनी बातें थी सब जर्नल थी और सारी बातों को हमें करना भी आता था। तो बेटा ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है एक ऐसी कि हम अकाउंट्स के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना बेटा, जो कुछ भी करते हैं वो ट्रांजैक्शन होती है एक, लेकिन उसके इंपैक्ट्स कितने पड़ते हैं? दो, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इज इट ओके? तो जैसे कि ये देखो, अब आप ये एक एग्जांपल बच्चों फाइल में ही देख लेना, उसी में नोट कर लेना, आप मुझे बताते भी जाना। x और y, बेटा जी मैंने दो पार्टीज एज्यूम करी, ठीक है जी, और इस चीज को जरा समझो, क्या लिखा मैंने? मिस्टर x सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1000 टू मिस्टर y। x ने y को कितने रुपए का माल बेच दिया बेटा, बता दो जरा फटाफट। 1000 रुपए का माल बेच दिया। बेटा मुझे बताओ, अगर ये ट्रांजैक्शन नगद हुई है, कैश में हुई है, तो क्या मिस्टर एक्स के लिए आप क्या समझते हो कि क्या हुआ होगा फॉर मिस्टर एक्स? हाँ, तो एक क्या हुआ? एक क्या हुआ? कैश आया या कैश गया? लो जी, अगर मैं बोलूं मिस्टर एक्स के लिए सर ये हुआ, कैश तो बढ़ गया, और बच्चों और क्या हुआ बोलो? गुड्स कम हो गई, या फिर मैं बोलूं स्टॉक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो स्टॉक क्या हो गया? कम हो गया, या गुड्स क्या हो गई? कम हो गई। तो एक इफेक्ट क्या पड़ा? गुड्स गई, कैश आया। आपको क्या लगता है वाई के लिए सिंगल ट्रांजैक्शन हुई होगी? नहीं, वो भी एक बेटा, वो भी अकाउंटिंग पार्टी है ना, तो उसमें भी इंपैक्ट कितने पड़े होंगे? दो ही इंपैक्ट वहां पे पड़े होंगे। बताओ जरा फटाफट क्या क्या इंपैक्ट पड़े होंगे? कैश बढ़ गया, सही है, और कैश तो गया सर, कैश तो गया, कैश तो गया, हाँ जी, और गुड्स आई या फिर स्टॉक जो है वो बढ़ गया। सिंपल है, ओके। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत, हम तो वहां पे वैसे भी, हम तो सिर्फ इतनी बात पढ़ रहे हैं बेटा कि एक चीज के इंपैक्ट कितने पड़ते हैं, एक ट्रांजैक्शन के दो, इसलिए हम कहते हैं कि ये कौन सा एस्पेक्ट है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलते हैं इसको, और ये ड्यूअल एस्पेक्ट है, ठीक है। और सुनो सर जी, अगर ये काम क्रेडिट पे हुआ होता जी, अगर ये काम कैसे हुआ होता बेटा? क्रेडिट पे, तो बताओ, तो सर स्टॉक तो गया होता, हाँ ये तो बात पक्की है, स्टॉक तो गया होता, कैश तो नहीं आया होता, कैश तो नहीं आया होता। तो फिर ड्यूअल कैसे हो गया सर? स्टॉक चला गया, ये तो एक ही काम हुआ, कैश तो आया नहीं, तो ये तो सिंगल एस्पेक्ट ना हो गया? नहीं बेटा, क्योंकि अगर स्टॉक चला गया और पैसा अभी नहीं आया तो बताओ क्या होगा? डेटर बढ़ गए। एक राइट आया ना, किस चीज का राइट? राइट टू कलेक्ट मनी, बोलो सही है ना? राइट टू कलेक्ट मनी इन फ्यूचर, यानी कि अब क्या हो गया? एक डेटर इंक्रीज हो गए। और ऐसे ही अगर मैं वाई के बारे में बात करूं, आज अगर उसने कैश पे नहीं किया, हाँ सर आज तो कैश पे नहीं किया, लेकिन क्या हुआ? एक लाइबिलिटी, ठीक है ना, एक लाइबिलिटी किस चीज का? एक लाइबिलिटी या एक ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन भी कह सकते हो, ऑब्लिगेशन कह सकते हो, लाइबिलिटी कह सकते हो, ऑब्लिगेशन टू पे मनी इन फ्यूचर। कि सर आज मेरे पास स्टॉक आ गया, लेकिन एक ऑब्लिगेशन भी क्रिएट हो गया कि मैं इन फ्यूचर आई विल पे मनी टू मिस्टर एक्स। तो कहने का मतलब है बेटा मेरा सिंपल सा एक बात कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या ड्यूअल एस्पेक्ट ये बोलता है कि जब भी एक ट्रांजैक्शन होती है तो उसके इंपैक्ट, उसके जो इफेक्ट पड़ते हैं वो हमेशा कितने पड़ते हैं? दो, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया, एक्स की बुक्स में भी दो इफेक्ट पड़ने वाले हैं और वाई की बुक्स में भी दो इफेक्ट पड़ने वाले हैं। ऊपर वाला जो केस मैंने रखा है ये वाला,
इसमें कैश का काम हो गया, और नीचे वाला जो बेटा ये केस ले रखा है मैंने, ये क्रेडिट का काम हो गया। लेकिन जो भी हो गया, चाहे कैश चाहे क्रेडिट, इफेक्ट पड़ेंगे दो। हो गया सिंपल, ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। चलिए आ जाइए अब अगली बात की तरफ चलते हैं। 11th की ये 3 बातें बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं एक बार रिवीजन कराता हूं आपको। क्या आप लोगों ने पढ़ा था कि अकाउंट्स के क्लासिफिकेशंस होते हैं? बच्चों 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि अकाउंट्स में जो क्लासिफिकेशन होते हैं वैसे वो कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पढ़ा होगा। है किसी को याद अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक बेटा 5 नहीं पढ़े थे क्या? सोचो सोचो, 5 कुछ ऐसा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के हिसाब से, एसेट के अकाउंट नहीं, वो तो अकाउंटिंग इक्वेशन थी। वहां पर हमने 5 तरह के अकाउंट्स पढ़े थे बेटा। एक एसेट का अकाउंट, एक लाइबिलिटी का अकाउंट, एक याद करो कैपिटल का अकाउंट, रेवेन्यू का अकाउंट, एक्सपेंसेस का अकाउंट। अगर नहीं पढ़े थे तो अभी मैं रिवाइज कराता हूं और आप लिखो। लो जी, मैं पहले ये 3 क्लासिफिकेशन तो बाद में करूंगा, मैं पहले आपको बताऊंगा 5 क्लासिफिकेशन। लिखो बच्चों, फिर लिखो। अगर 11th की बातें हमें अच्छी तरह याद नहीं है कोई बात नहीं, अब याद करो। तो बेटा अकाउंट्स क्लासिफिकेशन यहां पे लिखी दूं, मैं हेड बना देता हूं पूरा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। लो जी, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। लेकिन वैसे याद आ जाएगा तुम्हें यार, ऐसा तो नहीं होगा तुमने 11th में पढ़ा ही ना हो। ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, या फिर इसको हम क्या बोलते थे? मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। और जब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के हिसाब से क्लासिफाई करते थे ना बेटे, तो हम 5 पार्ट्स में क्लासिफाई करते थे। अकाउंट्स का ये बेसिक था 11th क्लास का। आओ बताते हैं फटाफट से। क्या हम लोगों ने नहीं पढ़ा, एक अकाउंट्स होते हैं एसेट्स के, दूसरी तरह के अकाउंट्स होते हैं लाइबिलिटीज के, तीसरी तरह के अकाउंट्स होते हैं बच्चों कैपिटल के, चौथी तरह का अगर मैं अकाउंट बनाऊं तो मैं बनाऊंगा रेवेन्यू का, और 5वीं तरह का अकाउंट मैं अगर बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा एक्सपेंसेस का। पांच अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन और मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, 5 तरह के अकाउंट्स है बेटा। और हमने पढ़ा हुआ यहां पे, बताओ आप लोग बताओ यार, बहुत सिंपल सी बात है ना। एसेट्स बढ़ती हैं तो क्या करते हैं? एसेट्स को, एसेट्स बढ़ती हैं तो क्या करते हैं उनको? डेबिट। एसेट्स अकाउंट्स आर डेबिटेड टू इंक्रीज। लिखो, एसेट्स बढ़ती हैं तो हम डेबिट कर देते हैं, एसेट्स घटती हैं तो क्या करते हैं उनको? बस ये पहला रूल है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, पहला रूल है ये। मैं ये नहीं बोल रहा आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना, भाई अकाउंटिंग इक्वेशन एक अलग चीज थी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज पढ़ी थी बेटा हमने? अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी ऑल द एसेट्स, टोटल ऑफ द एसेट्स इज इक्वल टू द टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज प्लस द टोटल ऑफ कैपिटल। वट एवर द चेंज देयर एग्जिस्ट इन ड्यू टू वन ट्रांजेक्शन इन एसेट साइड, द सेम इफेक्ट विल बी ऑन द लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल अकाउंट। वो ठीक है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसमें आप वो टेबल्स ही बनाते थे। मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं अकाउंटिंग इक्वेशन रूल्स बता रहा हूं बेटा आपको। पहला रूल है एसेट्स का, एसेट्स अकाउंट्स आर डेबिटेड टू इंक्रीज, क्रेडिटेड टू डिक्रीज। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ अकाउंटेंसी। सेकंड किसी को याद हो? लाइबिलिटी का किसी को याद है? हाँ, बस यही तो पूछा था बेटा। लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। लाइबिलिटीज अकाउंट्स आर क्रेडिटेड टू इंक्रीज। हाँ जी, बस तो फिर डेबिटेड टू डिक्रीज, यही तो पूछा। एसेट्स और लाइबिलिटीज में रिवर्स रूल होता है। एसेट्स अकाउंट्स आर डेबिटेड टू इंक्रीज, क्रेडिटेड टू डिक्रीज। लाइबिलिटीज अकाउंट्स आर क्रेडिटेड टू इंक्रीज, डेबिटेड टू डिक्रीज। कैपिटल का रूल पता बेटा किसी को? सेम, क्योंकि कैपिटल भी एक लाइबिलिटी है। किसके लिए? बिजनेस के लिए, बिजनेस फर्म के लिए। किसकी तरफ? बिजनेस के मालिक की तरफ। समझ रहे हो? लाइबिलिटीज जब मैं लिख रहा हूं, ये ऊपर वाला वर्ड दिस वन, जब मैं बेटा ये वाला वर्ड लिख रहा हूं लाइबिलिटीज, तो ये है आउटसाइड लाइबिलिटीज, बाहर के लोगों के जो पैसे देने हैं। जब मैं लिख रहा हूं बिजनेस के अंदर कौन सी बात? कैपिटल,
तो ये क्या है, एक बिजनेस ने बिजनेस के मालिक के जो पैसे देने हैं, तो बिजनेस की ये भी लाइबिलिटी है, बस एक फर्क है, ये वाली लाइबिलिटीज कौन सी लाइबिलिटी है बेटा, ऊपर वाली एक्सटर्नल, और कैपिटल बिजनेस की कौन सी लाइबिलिटी है, इंटरनल। तो इंटरनल लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी ना, तो कैपिटल अगर इंक्रीज हो जाएगी तो बेटा फिर से बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो क्या करूंगा मैं इसको, क्रेडिट। वही रूल जो लाइबिलिटीज पे, कैपिटल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड टू इंक्रीज एंड जी डिक्रीज डेबिट, डेबिटेड टू डिक्रीज। चलो, क्रेडिटेड टू इंक्रीज, डेबिटेड टू डिक्रीज। रेवेन्यू का रूल पता है किसी को, सेम, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, रेवेन्यू घटता है, इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट कुछ भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। तो रेवेन्यूज अकाउंट्स आर क्रेडिटेड टू इंक्रीज एंड डेबिटेड टू डिक्रीज। जैसे रेंट रिसीव्ड है ना, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब ये मेरे क्या है, सारे के सारे रेवेन्यूज। जब मुझे रेंट मिलेगा, जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, जब मुझे कुछ भी ऐसी चीज मिलेगी तो मेरे लिए रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो व्हाट विल आई डू, आई विल क्रेडिट इट। और अगर सेम चीजें मैं पे करूंगा तो बताओ रेवेन्यू होगा या एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस। और मुझे बता दो फटाफट से, एक्सपेंस पे क्या रूल पढ़ा था हम लोगों ने, डेबिट इंक्रीज। चलो, तो एक्सपेंसेस अकाउंट्स आर, इफ एक्सपेंसेस आर इफ आर इंक्रीजिंग इट इज गोइंग टू बी डेबिटेड। Expenses accounts are debited to increase, and if it is decreasing it is going to be credited to decrease। तो क्या बच्चों हमें नहीं लगता कि बात तो सर ऐसी है कि 2 पे सेम रूल है और 3 पे सेम रूल है, क्या ऐसा नहीं है क्या? ये देखो आप, ये वाला एसेट्स का और ये वाला एक्सपेंस का, जानबूझ के मैंने इनको स्टार्ट और एंड में कर दिया ताकि आपको थोड़ी सिमिलैरिटी दिखे। तो क्या समझ में आ रहा हमें, ये 2 पे क्या समझ में आ रहा है बेटा, एसेट्स बढ़ती हैं डेबिट, एक्सपेंस बढ़ते हैं डेबिट, सही है सर। और बाकी का जो 3 है बेटा, एक ये और एक ये 3 चीजें क्या है, लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, क्रेडिटेड टू, डेबिटेड टू। हमें ना इंक्रीज पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना है मुझे। अभी तो मैं रीजन समझा दूंगा कि एसेट्स बढ़ते हैं तो क्या बोला मैंने, डेबिट। अब मैं अगर आपसे पूछूं किसी भी एसेट का बैलेंस क्या होता है, तो आप बता सकते हो किसी भी एसेट का बैलेंस क्या होता है? एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट। अगर आप फर्नीचर का बैलेंस निकालोगे तो आपका बैलेंस निकलेगा डेबिट, क्योंकि जितना फर्नीचर आपके पास आएगा क्या उससे ज्यादा जा भी सकता है, तो बैलेंस कौन सा बचेगा, डेबिट। तो बेटा नोट करो, बढ़ने पे जो रूल लगता है ना किसी भी चीज का, वही बैलेंस होता है। यानी एसेट्स का ऑलवेज, नोट इट, एसेट्स का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। लाइबिलिटीज का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं, ठीक है ना, कैसी हो सकती हैं, आप ज्यादा विड्रॉ कर लो कैपिटल, रिवर्स बैलेंस निकल के आ जाए, ड्रॉइंग्स में कन्वर्ट हो जाए, वो एक अलग बातें हैं। लेकिन नॉर्मल बातों में कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट, रेवेन्यू का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट, एक्सपेंस का बैलेंस ऑलवेज डेबिट। कहने का मतलब है कोई चीज बढ़ने पर जैसा बिहेवियर करती है डेबिट या क्रेडिट, वही उसका सेम टू सेम क्या होता है, बैलेंस होता है। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 मार्कर कोई क्वेश्चन एमसीक्यू, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, डेबिट। रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट। बढ़ने पर जो बिहेवियर उसका दिखता है वही उसका क्या होता है, बैलेंस। इज इट डन, इज इट ओके? चलो, ये बच्चों आपको भूलने नहीं है, ये मैंने आपको बताए हैं अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन। अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन 2 तरह के होते हैं। पहला अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। चलो अब आ जाओ जरा दूसरा अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन लिखो, सेकेंड अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। तो जब मैं ट्रेडिशनली अकाउंट्स को क्लासिफाई कर रहा हूं ना बेटा, तो मैं 3 तरह से क्लासिफाई कर रहा हूं ट्रेडिशनली। पहली तरह के अकाउंट्स पता है कौन से, पर्सनल। पहले लिख लो पर्सनल।
ठीक है। दूसरी तरह के अकाउंट्स बच्चों रियल, और तीसरी तरह के अकाउंट्स नॉमिनल। अब मैं इनकी डिटेल यहां पर लिख के नहीं बता रहा, इनकी डिटेल मैं यहां पे करा रहा हूं, बाकी आप लोग पहले ये लिख लो कि अगर मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं तो हमारे अकाउंट्स क्लासिफाइड होते हैं 5 तरह से। अगर मैं ट्रेडिशनली क्लासिफाई कर रहा हूं तो हमारे अकाउंट्स क्लासिफाई होते हैं 3 तरह से। वो 3 में ये रहे 3, अब आ जाओ अपनी फाइल पे, ये रहे वो 3, यहां से मैं फटाफट से आपको बता भी दूंगा, लिखवा भी दूंगा। पहले अकाउंट्स कौन से बताए बच्चों? पर्सनल। दूसरे अकाउंट्स बच्चों रियल। तीसरी तरह के अकाउंट्स बेटा नॉमिनल, पता होने चाहिए। आ जाओ फटाफट से। तो पर्सनल अकाउंट्स क्या है सर? बच्चों द अकाउंट्स which are on the name of a person, जो किसी पर्सन के नेम के अकाउंट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको बोलते हैं ये पर्सनल अकाउंट है। लिख दें तो पर्सनल अकाउंट्स आर अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ पर्संस। जब मैं नेम ऑफ पर्संस बोलता हूं तो पर्सनल अकाउंट 3 पार्ट्स में क्लासिफाई हो सकते हैं। एक, जीते जागते इंसान के अकाउंट्स का नाम, यानी कौन से वाले पर्सनल बच्चों? नेचुरल पर्सनल। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। और दूसरा पर्सनल हो सकते हैं नेचुरल नहीं, कौन से वाले पर्सनल? आर्टिफिशियल पर्सनल। ठीक है। और तीसरे बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बिल्कुल अच्छे से में पता होना चाहिए। पहले वाले पर्सनल कौन से बोले मैंने? नेचुरल पर्सनल। दूसरे वाले बच्चों आर्टिफिशियल पर्सनल। और तीसरे वाले कौन से पर्सनल बोल रहा हूं बेटा मैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं नेचुरल पर्सनल, तो नेचुरल पर्सनल का मतलब हो गया इंसान का बच्चा। लिख लेना बच्चों, ये आप भूलोगे नहीं, इंसान का बच्चा। तो सर दूसरे वाला ये किसका बच्चा है? आर्टिफिशियल। बेटा ये इंसान का नहीं है, ये किसका है? कानून का बच्चा। ये कैसे सर? क्योंकि बेटा ये इंसान है ही नहीं, ये कौन है? इसको किसने बनाया है? इसको कानून ने बनाया है। ठीक है, अभी क्लियर करते हैं। इंसान का बच्चा जैसे कैसे? मतलब जैसे हम सब लोग, हम सब लोगों के नाम के अकाउंट कौन से होंगे बच्चों? नेचुरल। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते ना, जैसे राम का अकाउंट, ठीक है सर। जैसे श्याम का अकाउंट, ठीक है सर। कोई भी बंदे का अकाउंट जो जीता जागता इंसान है, उसका अकाउंट कैसा होगा? नेचुरल पर्सन। तो सर आर्टिफिशियल पर्सन में कौन से लोग हैं? बेटा जो इंसान है ही नहीं, जिंदा इंसान नहीं है, जिसको कानून ने बनाया, उसको कानून ही खत्म करेगा, तो उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि रिलायंस कंपनी, जैसे कि रिलायंस कंपनी, जैसे कि मोहन एंड सन्स फर्म का अकाउंट, किसी भी कंपनी का अकाउंट। ठीक है ना। कोई स्कूल, SDVM, लो जी, कोई भी स्कूल है ना। अब ये कोई नेचुरल पर्सनल थोड़ी ना है, जिंदा इंसान थोड़ी ना है, आर्टिफिशियल पर्सनल है। ठीक है ना। जैसे कोई बैंक, ICICI बैंक, ठीक है ना। अब ये कंपनी तो है, कंपनी तो है सर, ये नेचुरल पर्सनल नहीं है बेटा। कौन से अकाउंट्स हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल। इज इट ओके? 2 तरह के पर्सनल अकाउंट। तीसरी तरह का पर्सनल अकाउंट बेटा, तीसरी तरह का पर्सनल अकाउंट कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है? व्हेन ए ग्रुप ऑफ पर्संस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल अकाउंट। दोबारा क्या बोला मैंने? व्हेन ए ग्रुप ऑफ पर्संस, ये लिख लेना बेटा आप, ग्रुप ऑफ पर्संस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल अकाउंट। ग्रुप ऑफ पर्संस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल अकाउंट, तो हम कहते हैं कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि कौन सा? जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट। ठीक है ना। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सब लोगों को पता है क्या होता है? क्या पे करने हैं? ड्यू ऑन अस बट नॉट पेड बाय अस। हमने सर्विसेज ले लिए, पैसे अभी देने हैं। अब मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं सर, 10 लोगों के पैसे देने हैं मैंने अभी तक, उनसे काम ले लिया, लेकिन अभी 10 लोगों के पैसे मैंने देने हैं। टोटल अकाउंट जो
पेबल बाय मी है, सपोज कर लो वो 50,000 है, किसी के 5,000 देने, किसी के 7,000 देने, किसी के 2,000 देने, किसी के 1,000 देने, किसी के 12,000 रुपए देने, ऐसे मिलाकर के मैंने 50,000 रुपए देने हैं। तो 50 के 50,000 को मैंने एक हेड दे दिया। हेड का नाम क्या बच्चों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टोटल कितने लेबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 10। तो इसलिए ग्रुप ऑफ पर्संस व्हेन रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेड इट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये तो आउटस्टैंडिंग है। ऐसे ही किसी को प्रीपे किया हो सकता है, तो लिखो बेटा दूसरा प्रीपेड अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ऐसे ही एक्रूड इनकम का अकाउंट, ऐसे ही अनअर्न्ड इनकम का अकाउंट। बताओ जरा फटाफट से, आउटस्टैंडिंग आप लोगों ने बता दिया बच्चों, क्या आप मुझे प्रीपेड एक्सपेंसेस बता सकते हो? अब याद आ रहा है आपको चीजें, एक्सपेंसेस दैट आर पेड इन एडवांस। क्या आप मुझे एक्रूड इनकम का अकाउंट बता सकते हो? एग्जैक्टली, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। क्या आप मुझे अनअर्न्ड इनकम का अकाउंट बता सकते हो? रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड। तो ये सब लोग, एक बंदा थोड़ी ना होगा, कई सारे लोग होंगे। तो व्हेन ए ग्रुप ऑफ पर्संस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेड दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट इस तरह से हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। तो कुल मिला के पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जब भी हम किसी पर्सन की बात करते हो बेटा, रूल अगर आपको याद आ रहा हो पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट रूल, यस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कौन सा रूल है ये, मॉडर्न या ट्रेडिशनल? ट्रेडिशनल, एंड यू कैन से इट एज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। इनको गोल्डन रूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। अकाउंट्स ऊपर लिख लीजिए, यहां पे ये अकाउंट्स क्लासिफिकेशन यहां पे लिख लीजिए, गोल्डन क्लासिफिकेशन, गोल्डन रूल्स। और ट्रेडिशनल। चलो, तो बच्चों रूल मैंने यहां पे बताया होगा। ये रहा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पर्सनल अकाउंट पे। ये रहा बच्चों हमारा रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हो गया पहला रूल क्लियर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पर मैंने क्लासिफिकेशन भी दे रखा है विद एग्जाम्पल, सब कुछ समझा रखा है। पहला क्लासिफिकेशन। आ जाओ जी दूसरे क्लासिफिकेशन पे। दूसरी तरह के अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स बताओ फटाफट से। रियल अकाउंट जो होते हैं वो किसके होते हैं बेटा जी? वो होते हैं एसेट्स के अकाउंट्स। लो जी लो, वो होते हैं एसेट्स के अकाउंट्स। ठीक है। और जब मैं रियल अकाउंट्स को क्लासिफाई करूंगा बेटा, तो 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकता हूं। या तो एसेट्स वो कैसी हो सकती हैं? टेंजिबल। या कैसी हो सकती हैं? क्या कोई बच्चा बताएगा बेटा टेंजिबल कौन सी होती हैं? बस विच कैन बी सीन एंड टच्ड। इंटेंजिबल can't seen and touched, can feel only। ठीक है। रूल बेटा, जब भी एसेट्स का अकाउंट बनता है, रूल किसी को याद आ रहा है? रियल अकाउंट पे रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, गोल्डन रूल्स हैं ये तो हम लोगों ने 11 बहुत अच्छे से पढ़े। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ जाओ नीचे दिखा देते हैं रूल, ये रहा जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डन है बच्चों, 2 रूल क्लियर हो गए। चलिए तीसरी तरह के क्लासिफिकेशन हमने पढ़े हैं 11th क्लास में, दैट इज नॉमिनल। नॉमिनल, और नॉमिनल में मैं जब क्लासिफाई करूंगा तो कैसे? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्लासिफाई करेंगे, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्लासिफाई करेंगे। और दूसरी तरह से क्लासिफाई किसको करेंगे? ऑल द इनकम्स एंड गेन्स को। तो एक रूल पढ़ा था बच्चों, याद करो क्या? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। वेरी सिंपल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये लो जी, ये रहा रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये नोट कर लेना, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल द। और ये रहे बच्चों ये अकाउंट जो मैंने अभी आपको बताए थे। ये देखो यहां से भी देख लो, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, लॉसेस। रूल मैंने क्लियर कर दिया, अब दोबारा नहीं पढ़ने वाला मैं। एसेट्स बढ़ती हैं, फटाफट आप लोग रिवाइज करा दो। एसेट्स बढ़ती हैं तो, घटती हैं तो, कैपिटल बढ़ती है तो, घटती है तो, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो, घटते हैं तो, रेवेन्यू बढ़ती हैं तो, घटते हैं तो। चलो ठीक हो गया, चलो आगे बढ़ो। अब एक छोटी सी बात बच्चों, क्या हमें जर्नल एंट्री के बारे में बात करने की जरूरत है? हमें पता नहीं कि जर्नल क्या होता है।
अरे जनरल कर करके आप इतने बड़े हो गए यार, जनरल कैसे मैं बताऊंगा अब आपको, मेरे को खुद शर्म आ जाएगी जनरल बताऊंगा तो मैं आपको, ये मैं जनरल बता रहा हूं आपको। अच्छा मुझको ये बता दो बस, ये क्लासिफिकेशन में छोटी सी बात एक बता दो, ये वाली, ये छोटा सा एक पॉइंट है, कई बार ये पेपर में पूछ लिया जाता है, हमें पता होना चाहिए कि मैंने आपको दो क्लासिफिकेशन बता दिए। कौन कौन से बता दिए बेटा? एक मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि मॉडर्न बता दिया, इसमें कितने पार्ट्स में अकाउंट्स क्लासिफाई होते हैं, जल्दी बोलो? 5। दूसरा मैंने कौन सा बता दिया बेटा क्लासिफिकेशन आपको? ट्रेडिशनल, इसमें कितने पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं? 3। अब ना हमारे को क्वेश्चन आ सकता है, आपको हेड दे रखा हो तो आपको ट्रेडिशनली पता होना चाहिए कौन से हेड में आ रहा है, मॉडर्न भी पता होना चाहिए कौन से हेड में आ रहा है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए बिल्डिंग सपोज, तो आप मुझे बताओ अगर मैं 3 की बात करूं, रियल पर्सन नॉमिनल किस में आ रहा है? रियल, कर लोगे? और अगर मैं 5 की बात करूं तो ये एसेट है यार, और क्या, कर लोगे? मैं बीच बीच में से कुछ कुछ बातें बताता हूं, परचेजेस हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। हाँ जी, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, इसको समझो, बैंक में पड़ी हुई एफडी, अगर मैं मॉडर्न बात करूं 5 अकाउंट्स के बारे में, तो बताओ एफडी क्या है? एसेट है। आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हो, सही है सर, लेकिन अगर मैं 3 रूल्स की बात करूं तो एफडी किसी पर्सन को बिलोंग कर रही है, ठीक है ना, किसी बंदे के नाम पे एफडी होगी, मोहन की एफडी, सोहन की एफडी, सो द बैंक एफडी इज रिप्रेजेंटिंग सम पर्सन, ठीक है ना, किसी बंदे के नाम की एफडी है, तो इसलिए कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। आना चाहिए आपको, दोनों रूल्स तरह आने चाहिए, आपको 5 रूल के हिसाब से भी आना चाहिए, आपको 3 रूल के हिसाब से भी आना चाहिए। नहीं बेटा नहीं, एसेट थोड़ी ना हो गया, इंटेंजिबल कैसे हो गया? इंटेंजिबल नहीं है, ये पर्सन को बिलोंग करता है। ऐसे तो फिर हर चीज हम 2 ही पार्ट्स में क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे, या तो एसेट्स में या फिर लाइबिलिटीज में। नहीं, आपको सोचना पर्सनल के हिसाब से भी होगा कि अगर कोई चीज किसी पर्सन के नेम पे है तो आपको कुछ और पे नहीं जाना ना। एफडी है बेटा, बंदे का नाम तो पक्का ही होगा, ऐसे तो कागज होगा नहीं, ठीक है। अब जैसे जो आप सोच रहे हो वो मैं बताता हूं किस में आएगा, जैसे कि रेंट। अब इसके बारे में सोचो, रेंट को बेटा अगर मैं 5 के हिसाब से सोचूं, रेंट क्या है? एक्सपेंस। अब मैं अगर 3 के हिसाब से सोचूं रेंट को, तो किसी पर्सन के हिसाब से नहीं है, बिजनेस का खर्चा है, समझ रहे हो? बिजनेस का क्या है? खर्चा, तो नॉमिनल अकाउंट है, ऐसे सोचना है। लेकिन किसी भी चीज के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो वो अगर वो किसी के नेम से रिप्रेजेंटेड है तो बेटा वो कौन सा अकाउंट चलेगा? पर्सनल। आ जाओ जरा और बताओ आप मुझको एक चीज, जैसे कि और ले लो 1-2 चीजें, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल। जी बताओ बेटा, ट्रेड रिसीवेबल सबको पता है? एसेट। अगर मैं वैसे क्लासिफिकेशन पूछूं ट्रेड रिसीवेबल अकाउंटेंसी में किस किस चीज का सम होता है, तो आप बोलोगे डेटर प्लस बीआर के सम को क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। यानी एक व्यापार में कहां कहां से पैसे आने हैं, डेटर से पैसे आने हैं और बीआर से पैसे आने हैं, इन दोनों का सम क्या हो गया? ट्रेड रिसीवेबल। तो बताओ जरा, अगर 5 क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात करूं यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन, तो कौन सा हेड है? एसेट है। और अगर मैं 3 के हिसाब से बात करूं तो पर्सनल है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल भी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। कोई डेटर, आ गई ना वही बात वाली बात, कोई डेटर कोई इंसान है, कोई बीआर किसी इंसान ने साइन करके दिया है, तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे? इसको पर्सनल अकाउंट है। अच्छा जी, और बताओ बेटा, और बताओ, बैड डेट्स बताओ बेटे, बैड डेट्स। एक तो आपका खर्चा है, अगर मैं 5 के हिसाब से बात करूं तो आपका खर्चा है, 3 के हिसाब से बात करूं तो बेटा आपका नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। चलो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि बेटा आप मुझे बताओ इंटरेस्ट रिसीवेबल, जी पहले मीनिंग बताओ बेटा, इंटरेस्ट रिसीवेबल। हाँ, मतलब हमने कमा लिया है पर पैसा नहीं मिला, तो इसका मतलब ये एक्रूड हुआ, आउटस्टैंडिंग हुआ, एडवांस हुआ, एक्रूड हुआ, ठीक है, एक्रूड हुआ। तो अगर ये एक्रूड हुआ तो बेटा जी एक तो मेरी क्या हो गई है? एसेट, कमा ली पैसे नहीं मिले, एक तो एसेट हो गई, और दूसरा ये भी किसको बिलोंग कर रहा है? किसी पर्सन को, किसी पर्सन से ही इंटरेस्ट कमाया ना, तो बेटा दूसरा ये हेड कौन सा है? पर्सनल। ऐसे ही अगर एडवांस होता, प्रीपेड होता, बेटा 4 अकाउंट तो होते ही पर्सनल है। आप समझो बात को, कौन कौन से मैंने लिखवाए थे? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, खर्चे 2 तरह के होते हैं। देखो, जो
मतलब किसी बंदे को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कौन से खर्चे होते हैं? या तो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड। दो इनकम्स होती हैं जो किसी इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो फटाफट कौन सी? या तो एक्रूड या तो एडवांस। बस, तो ये चार चीजें जहां आपको दिखें, सर कोई और बात सोचनी ना, ये तो पर्सनल अकाउंट है, बात खत्म हो गई, तो पर्सनल ही अकाउंट है। ओके, ऐसे ही लास्ट पर्सनल इनकम टैक्स जी, किसी कोई जो बिजनेस का मालिक है उसका पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स मतलब घर का खर्चा। तो क्या होगा बेटा? ये ड्राइंग होगा। अगर मैं 5 हेड की बात करूं तो ड्राइंग नाम का कोई हेड था नहीं वैसे, तो कैपिटल में से माइनस होगा ना। ड्राइंग अपने आप में किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल की रिडक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ड्राइंग का बढ़ना मतलब, ये देखो यहां लिख देता हूं मैं, ड्राइंग्स का बढ़ना इन द सेंस आप कह सकते हो कि कैपिटल का घटना। तो एक तो कैपिटल अकाउंट इंपैक्टेड हो गया, और दूसरा आप मुझे बताइए ये कौन सा है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? पर्सनल, क्योंकि ड्राइंग्स आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द ऑनर्स नेम, ठीक है ना, मालिक ने निकाला। जैसे कि कैपिटल, तो मालिक ने डाला पैसा, तो कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल है, ड्राइंग अकाउंट भी पर्सनल है। एडिशनल कैपिटल कोई डाल दिया, वो भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। तो जब मालिक का नाम वहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है तो हम कहेंगे वो कौन सा अकाउंट है बेटा? पर्सनल अकाउंट है। उम्मीद कर रहा हूं बेटा सबको ये अकाउंट्स क्लासिफिकेशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम टोटल मिलाकर के, अगर वैसे तो सारी बात 11th की थी, कोई नई बात तो इसमें थी नहीं, अगर हम अकाउंट्स को क्लासीफाई करें तो 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से 5 पार्ट्स में, और गोल्डन रूल्स के हिसाब से, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से 3 प्रकार से हम अकाउंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब बेटा जर्नल एंट्री है, जीएसटी की है, आप देख लेना एक बारी, इसमें मेरे को कुछ कराने लायक दिखता नहीं है। मैं सीधा एक बात पे आता हूं, मेन बात पे, सेकंड यूनिट पे आ जाओ एक बार, लेजर। क्या आप लोगों ने बच्चों लेजर पढ़ रखा है 11th में? वैसे तो लेजर भी पढ़ रखा है, लेकिन एक ओवरव्यू देने की जरूरत है। कभी कभी छोटा सा ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे आ जाता है, तो मैं एक बार चीजें समझा देता हूं आपको, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, लेजर प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी है या सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी है? सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है जिसके बगैर गुजारा नहीं चल सकता। हां, जैसे जर्नल, जर्नल प्राइमरी है, जर्नल प्राइमरी है, कैश बुक प्राइमरी है। जर्नल में आप सारी ट्रांजैक्शंस करते हो, मेन रिकॉर्डिंग करते हो, समझ रहे हो? कैश बुक में आप रिकॉर्डिंग करते हो, बता सकते हो कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो? कैश की या फिर बैंक की। और फिर एक हमने पढ़ा 11th क्लास में, याद करो, अदर सब्सिडरी बुक। याद है किसी को कोई सब्सिडरी बुक का नाम? अदर सब्सिडरी है जी, हाँ, परचेज बुक, यस ठीक है, सेल बुक और परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, 4 वो किताबें होती हैं, वो अदर सब्सिडरीज में आती हैं। ये मेन सब्सिडरी, ये भी सब्सिडरी, ये जो है आपकी एक सब्सिडरी बुक है कैश बुक, और एक होती है आपकी जर्नल। ये सारी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी है। लेकिन लेजर को सेकेंडरी पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेजर कोई प्राइमरी बात नहीं बोलता। लेजर तो ये बोलता है कि जितनी भी प्राइमरी बुक से एंट्रीज निकल के आई हैं, वो एक तरह की ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह पर प्लेस कर दें, बस। क्या बोला मैंने? एक तरह की ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे प्लेस कर दें, ताकि हम ये बता पाए, क्या बता पाए? उसका बैलेंस। अगर किसी से कोई पैसा लेना है तो 1 सेकेंड में पता चल जाए, भाई ये डेटर का अकाउंट है, इससे इतना पैसा लेना है। क्योंकि मैंने डेटर कौन है? मान लो राम, तो मैंने सारी की सारी राम की ट्रांजैक्शंस को राम के लेजर में फीड कर दी। अब मुझे 1 सेकेंड में पता चल जाएगा राम से क्या लेना या क्या देना है। इसी तरीके से एक मेरा क्रेडिटर है, मान लो श्याम, तो श्याम को आपको पैसा देना है, लेना है? देना है ना, क्रेडिटर है ना, आपने देना है ना। तो अगर मैंने देना है तो श्याम की सारी ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे फीड कर दिया। अब क्या पता लग जाएगा 1 सेकंड में कि श्याम को कितना पैसा मैंने देना है। तो व्हेन सेम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर प्लेस्ड एट अ सेम प्लेस, एट वन प्लेस, देन यू कैन फाइंड इट आउट, राइट, द बैलेंस ऑफ दैट। उसका बैलेंस पता चल सकता है। और बैलेंस पता लगाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है बेटा कि हमें उसको अगर इंस्टेंटली क्लोज करना है अकाउंट को, तो एटलीस्ट वी मस्ट नो अबाउट द बैलेंस। एक चीज समझो, राम मेरा डेटर है, याद से मेरे को इसका जवाब देने की कोशिश करो। राम मेरा डेटर है, बताओ मैंने उसको सेल किया होगा या उससे माल परचेज किया होगा? सर सेल किया होगा, तभी तो आपका डेटर है। मैंने पिछले साल 1 अप्रैल से शुरू किया काम,
1 अप्रैल, पिछले साल बोला तो 1 अप्रैल 2024 से शुरू किया। अप्रैल में माल बेचा, मई, जून, फिर थोड़े से पैसे दे दिए उसने मेरे को, 2-2.5 लाख का माल बेचा, 50-60 हजार उसने दे दिए, लो सर ये रखो आप, बाकी हिसाब बाद में करेंगे। ठीक है जी। फिर मैंने माल बेचा उसको जुलाई में, अगस्त, फिर माल बेचा, फिर थोड़ी सी पेमेंट आई उसकी सितंबर में, फिर मैंने माल बेचा सितंबर अक्टूबर कुछ ऐसा, फिर थोड़ी सी पेमेंट आई उसकी। मार्च के महीने 31 मार्च तक बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई, लगभग 50 से 60 ट्रांजैक्शन, 60 ट्रांजैक्शन, चलो 60 ट्रांजैक्शन मैंने उसको सेल किया। कुछ 2-4 ट्रांजैक्शन उसकी पैसे आने की भी आई हैं। अब सडनली इन द मंथ ऑफ अप्रैल वो आ गया मिस्टर राम एंड ही सेइंग कि सर मैं चेकबुक लेके आया हूं, पेमेंट बताओ कितनी मैंने आपको देनी है, राइट। अब 60 ट्रांजैक्शंस मैंने किस तरह की कर रखी हैं, बेचने की, सेल की। 5 ट्रांजैक्शन मान लो मैंने रिसीविंग की कर रखी हैं। टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस हो गई, 65। बेटा जी मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने राम का लेजर ना बना रखा होता तो क्या मैं उसको 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में बुक खोलते या लैपटॉप खोलते ही क्या मैं बता पाऊंगा उसको सर हमारा इतने का हिसाब है? नहीं ना। और इतनी देर अगर मैं लेजर ना मेंटेन करके बैठूं, ठीक है, मैं उसको बोलूं सर आप बैठो चाय पानी लो, मैं अकाउंटेंट को बुलाता हूं, वो 65 ट्रांजैक्शन देख ले एक बारी, फिर आपको बताते हैं कितना लेना देना है, तो बेटा क्या वो वेट करेगा इतनी? नहीं, वो तो उठ के चल देगा। 65 ट्रांजैक्शन का हिसाब मिला रहे हैं आपको यार, आपने लेजर नहीं बना रखा, आप इसका मतलब अकाउंटेंसी को सीरियसली नहीं ले रहे हो। लेकिन अगर आप सीरियसली ले रहे हो तो आपने लेजर मेंटेन कर रखा होगा। आप 1 सेकंड में लैपटॉप खोलते बता दोगे सर जी आपका 1,83,000 रुपए का हिसाब है, आप 1,83,000 रुपीज पे कर दीजिए ताकि हमारा बैलेंस क्या हो जाए आपस में, जीरो। ये है फायदा बच्चों किसको बनाने का, लेजर को बनाने का। लेकिन ये प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी नहीं है। प्राइमरी का मतलब होता है जहां पर आप जर्नल, जहां पर आप मेन एंट्रीज फीड करते हो, तो मेन एंट्रीज आप जर्नल में फीड करते हो, मेन एंट्रीज आप कैश बुक में फीड करते हो, मेन एंट्रीज आप सब्सिडरी बुक में फीड करते हो, और वहां से तो आप सिर्फ ट्रांजैक्शन के बैलेंसेस को लिखते हो, किसमें, लेजर में। तो लेजर आर नॉट प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी, दीज आर सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी। इज इट ओके, इज इट डन? तो ये देखो बच्चों, ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट तो क्या ही बताऊं आपको, आप ज्ञानी आदमी हो, आपको पता है फॉर्मेट लेजर का, क्या बताऊं अब आपको। जैसे मान लो एक ट्रांजैक्शन कैसे होती है, श्री गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद 2.5 लाख रुपए, वैसे तो ये एंट्री यहां पर लेजर इसकी फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। बताओ ये एंट्री कहां जानी चाहिए? 2.5 लाख की एंट्री, श्री गणेश स्टार्टेड बिजनेस, ये एंट्री कहां जानी चाहिए? कैश बुक में। कैश बुक के कौन से कॉलम में? कैश कॉलम में। कैश कॉलम में डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, क्योंकि आपका कैश इंपैक्टेड है। कैश क्या हो रखा है बच्चों, डेबिट, कैश बुक की डेबिट साइड में। लेकिन मैंने वैसे एक बार जर्नल आपको बना के दिखा दी है यहां पे कि अगर एक बंदा बिजनेस शुरू करता है तो उसकी जर्नल एंट्री बेसिकली क्या बनती है, कैश टू कैपिटल। अब कैश टू कैपिटल अगर जर्नल बनी बेटा कितने लेजर्स में जाएगी? अगर लेजर पोस्टिंग करूं तो कितने लेजर्स में जाएगी? 2। कौन कौन से? कैश के डेबिट, कैपिटल के क्रेडिट। लेकिन सुनो सुनो, हम इस ट्रांजैक्शन को वैसे अगर रिकॉर्ड करते हैं प्रैक्टिकली तो आप क्या बनाते हो, ऐसे याद करो बेटा, थोड़ी थोड़ी 11th को याद करने की कोशिश करो। क्या आपने 11th में सीखा नहीं है कि हम बना लेते हैं ऐसे एक, याद आ रहा है कुछ? ये कौन से कॉलम वाली कैश बुक बनाई है बेटा मैंने? कैश बैंक, कैश बैंक, और ये मैंने बनाई है बेटा कैश बुक। समझ रहे हो? और जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको आप जर्नल एंट्री की फॉर्म में नहीं लिखते हो, उसको आप सीधा कहां पे एडजस्ट कर देते हो, कैश बुक में। तो आप मुझे बताओ ये एंट्री क्या थी, कैश टू कैपिटल। इसकी फीडिंग क्या होगी, कैश बुक में कैश कॉलम की डेबिट साइड में टू कैपिटल। याद करो यार, सीखा है आप लोगों ने। टू कैपिटल कितना, 2.5 लाख रुपए। लेकिन यही रुक नहीं जाएगा काम। अब इसके बाद ये एंट्री कैश बुक से कहां जाएगी, कैपिटल के लेजर में, ऐसे कैपिटल के लेजर में। और कैपिटल के लेजर में क्या लिखेंगे, बाय कैश। कितना, 2.5 लाख। तो सर क्या कैश का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है? नहीं बेटा, कैश का अकाउंट नहीं बनाया करते, क्योंकि जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक अपने आप में कितने लेजर्स मेंटेन करवा रही है आपके? 2। बताओ कौन कौन से? एक कैश और एक बैंक।
तो इसका मतलब देर इज नो नीड टू प्रिपेयर सेपरेटली द कैश अकाउंट, द बैंक अकाउंट, बिकॉज कैश बुक इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेजर्स, कैश एज वेल एज बैंक. गॉट इट और नॉट? कैश बुक का जो कैश कॉलम का बैलेंस है, अब मैं एक चीज पूछने वाला हूं, देखता हूं कौन सा बच्चा जवाब देगा. कैश बुक का जो कैश वाला बैलेंस है और जो बैंक वाला बैलेंस है, बैंक वाला जो कॉलम है, ये अपने अपने बैलेंस बताते हैं, राइट? इस वक्त मैंने कैश बुक में एक एंट्री करी है, देखिए देखिए, कैश बुक के कैश कॉलम में डेबिट साइड में क्या लिखा है मैंने? 2 कैपिटल. अगर मैं आपसे पूछूं 2.5 लाख का इसका कैश कॉलम का आप बैलेंस निकाल दो, एक बार अभी बैलेंस निकाल दो, तो कितना बैलेंस निकलेगा? 2.5 लाख. 2.5 लाख कैसे? आप कहोगे सर इसका टोटल लगाओ, ऐसे यहां लिखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, लिखो कितना? 2.5 लाख. ऐसा ही बोलोगे ना, और तो कुछ नहीं, यही बोलोगे, ठीक है. अब मेरा क्वेश्चन है, ये कैश बुक का कैश कॉलम का कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? हाँ जी, श्योर. क्यों बेटा? बैलेंस तो क्रेडिट साइड में निकला है. यस सर, ये आगे यहां जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बैलेंस कौन सा है? डेबिट. दूसरा सुनो कि सर ये वहां तो जाएगा, वो तो समझ में आ रहा है, क्रेडिट साइड में जरूर निकला है बैलेंस. ये कौन सा? मैंने क्या बोला? डेबिट. पता है क्यों? क्योंकि आपके डेबिट में कितना पैसा पड़ा, बताओ ना? 2.5 लाख. क्रेडिट में कितना पड़ा बच्चों, बोलो? 0. अब आप एक बात बताओ, प्लस के 2.5 लाख हो, वैसे डेबिट का कोई प्लस से कोई लेना देना नहीं है, मैं वैसे एक बात कर रहा हूं, प्लस में 2.5 लाख पड़े और माइनस में आपके पास 50,000 पड़े हो, तो बैलेंस किसका, बैलेंस कौन सा निकल के आएगा? 2 लाख निकल के आएगा ना. किसका 2 लाख निकल के आएगा? प्लस का. ऐसे ही अगर डेबिट के 2.5 लाख पड़े और क्रेडिट के 50,000 पड़े, तो बैलेंस किसका निकलेगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट. जिसका साइड बड़ा होता है उसी का तो बैलेंस निकलेगा ना. अब यहां पर क्रेडिट में आपके पास कितना बैलेंस पड़ा है? 0. और डेबिट में कितना पैसा पड़ा है? 2.5 लाख. तो बैलेंस कितना निकलेगा? 2.5 लाख. वो 2.5 लाख डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? बट नेचुरल डेबिट होगा. इज इट ओके? तो ये मत सोचा करो यार कि सर ये तो क्रेडिट साइड में 2.5 लाख निकला है. अरे जरूर क्रेडिट साइड में 2.5 लाख निकला है, पर वो बैलेंस क्रेडिट नहीं है बेटा, वो बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है. और दूसरी बात वही कि सर अगर आगे मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा तो मैं उसको कहां पे लिखूंगा, बोलो ना? टू बैलेंस बीडी, तो इट विल बी अ डेबिट बैलेंस, है ना? इट मस्ट बी वेरी अवेयर्ड बाय यू, क्योंकि बेटा जो वो ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है, उस पर हमारी जनरल नॉलेज भी टेस्ट होती है कई बार, और अगर हम कुछ भी कर रहे हैं और बेसिक बातों को भूल रहे हैं तो हमारे लिए दिक्कत की बात है. कैपिटल का बैलेंस बताओ, ये क्रेडिट है कि डेबिट है? क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस दिख रहा है बेटा आपको? 2.5 लाख. डेबिट साइड में कितना दिख रहा है? 0. तो कैपिटल का बैलेंस क्या निकल के आया फिर? क्रेडिट. और याद करो, भी मैंने जब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन रूल बताए थे तो मैंने आपको क्या बताया था? कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्या होगा? क्रेडिट. लाइबिलिटी का बैलेंस ऑलवेज क्या होगा? क्रेडिट. एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज क्या होगा? डेबिट. एक्सपेंस का बैलेंस ऑलवेज क्या होगा? रेवेन्यू का बैलेंस ऑलवेज क्या होगा? क्रेडिट. तो ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको. तो ये रहा कैपिटल का बैलेंस, क्रेडिट. इज इट ओके और नॉट? ठीक है, एंड दैट्स इट. दिस इज अबाउट लेजर. बताओ जी, डन है? तो लेजर का मेन ऑब्जेक्टिव दोबारा बता दूं आपको, सेम तरह की ट्रांजैक्शंस को सेम जगह पे लिखना, ये लेजर का ऑब्जेक्टिव है, जिससे आपको इंस्टेंटली पता चल जाए कि इफ यू वांट टू पे टू समवन, व्हाट इज द बैलेंस? If you want to receive money from someone, what is the balance? If you have some assets in the books of the firm, what is the balance of asset? If you want to check the cash balance, bank balance, तो किसी भी बैलेंस को आपको ऐसे स्क्रोलिंग ना करनी पड़े, पेज ना घुमाने पड़े, आपको 1 सेकंड में, 1 क्लिक में पता चल जाए कि बैलेंस कितना अवेलेबल. दैट इज कॉल्ड लेजर. इज इट डन? चलिए आ जाओ जी, तीसरी यूनिट पे आ जाओ, ट्रायल बैलेंस. सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा. ट्रायल बैलेंस. बच्चों नाम आपने जरूर इसका भी सुना होगा 11th क्लास में. ट्रायल बैलेंस एक ऐसी शीट है, मैं कुछ आपकी जीके टेस्ट करता हूं. ट्रायल बैलेंस कौन सी डेट को बनाते हैं? 31st. अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को 3 महीने बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो क्या मैं नहीं बना सकता?
बेटा कभी भी बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस, समझ रहे हो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाया जाता है, जस्ट टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटेंसी, कि मेरे को ये लगता है यार 3 महीने बाद मुझे पता चल जाए मेरी बिजनेस में कोई गलती तो नहीं है, भाई 3 महीने बाद बना लो। मेरे को ये लगता है कि मेरे को हर हफ्ते देखना चाहिए मेरे बिजनेस में कोई गलती तो नहीं, भाई आप हर हफ्ते बना लो। ट्रायल बैलेंस है ही क्या, आपके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की एक शीट है। एक तरफ आप कौन से बैलेंसेस लिख देते हो, डेबिट, दूसरी तरफ आप कौन से बैलेंसेस लिख देते हो बेटा, क्रेडिट। अगर आपके डेबिट बैलेंसेस का टोटल आपके कौन से बैलेंसेस के टोटल के बराबर है, क्रेडिट, इसका मतलब आप ये मान के चलो ज्यादातर चांसेस है, अब देखो मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, ज्यादातर चांसेस है एरर नहीं है। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि एरर है ही नहीं भाई। अगर आपका एक टैलीड ट्रायल बैलेंस भी है ना बेटे, क्या बोला मैंने, टैलीड ट्रायल बैलेंस। टैलीड ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जिसकी डेबिट साइड किसके बराबर है बेटा, क्रेडिट, बट स्टिल देयर मे बी सम एरर्स। अगर आपने 11th में ढंग से अकाउंटेंसी पढ़ी है तो बता सकते हो कौन सा एरर तब भी होगा वहां पे। गलत नहीं पढ़ी, मुझे पता नहीं पढ़ी ढंग से। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो बिल्कुल नहीं पढ़ा ढंग से, जैसे पढ़ना होना चाहिए था। जीरो हो तुम सभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, रियलिटी में। बताओ, दोबारा क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन दोबारा सुनो। अगर मेरे पास एक टैलीड ट्रायल बैलेंस है जिसकी डेबिट साइड एग्जैक्टली किसके बराबर है, क्रेडिट, और मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें गलती अभी भी हो सकती है कि हो, तो मैंने पूछा कौन सी तरह की गलती है जो अभी भी पॉसिबल है कि उसमें हो। ट्रायल बैलेंस आपका टैलीड है, वो 21,000 उस एरर का नाम बताओ मुझे, तो गलती का नाम बताओ। हाँ ना जी, नो नो नो, हाँ जी, एरर का नाम बेटा टू साइडेड एरर, कि अभी भी वहां पर कौन सा एरर हो सकता है, टू साइडेड। लेकिन कौन सा नहीं हो सकता, वन साइडेड नहीं हो सकता। अब हमारे दिमाग में इमेज ही नहीं है सर, टू साइडेड एरर क्या था और वन साइडेड क्या था। करेंगे, एक लास्ट यूनिट आएगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 0 से शुरू कराऊंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि मुझे पता है कि सबने रट्टे फट्टे मारे हैं 11th क्लास में, और एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वो नहीं है दिमाग के अंदर, या किसी ने पढ़ा भी था तो अब वो निकल चुका दिमाग से, सीधी सी बात है। ठीक है, तो चलो करेंगे वो बात। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस किसी भी साइड किसी भी दिन बनाया जा सकता है। एक ट्रायल बैलेंस की पिक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, याद आ रहा है बच्चों, कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें 2 तरह के बैलेंसेस होते हैं। पहला कॉलम किस चीज का होता है बेटा, पहला कॉलम होता है नेम ऑफ द अकाउंट्स का, दूसरी तरफ क्या लिख देते हैं हम लोग, ये डेबिट बैलेंसेस, एक क्या लिख देते हैं बेटा, क्रेडिट बैलेंस। ये एक ट्रायल बैलेंस है, ये एक ट्रायल बैलेंस है। ओके, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है सर वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है बेटा। अगर हमारी ये दोनों साइडें मिल गई, ये देखो एक बारी ध्यान से, ये देखो, लेकिन ये मिली नहीं थी, धक्के से मिलाई गई है। पता कैसे, बताओ कैसे बता रहा हूं मैं, धक्के से मिलाई गई है, सस्पेंस अकाउंट है सर। अगर ये दोनों मिल गई होती तो मिली गई होती ना, ये तो आपने जबरदस्ती मिलाई है सस्पेंस से। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली एरर है, और कौन सा एरर है पता है, वन साइडेड एरर है। क्या होता है अभी टेंशन ना लो, करेंगे बात उस पर। टू साइडेड एरर तो यहां होते, तो टू साइडेड एरर की वजह से तो ट्रायल बैलेंस तब भी टैली हो जाता है। टू साइडेड एरर यू कांट डिटेक्ट by the preparation of trial balance, but one-sided error you can detect by the preparation of trial balance. If the trial balance is tallied, definitely either it is error free or it have a two-sided error. But if the trial balance is not tallied, definitely there is what kind of error, single-sided, one-sided error are always there. इसमें one-sided error पक्का है, suspense आ रहा है ना, हो सकता है टू साइड भी हो सकता है, बिल्कुल टू साइडेड तो बेटा कभी भी हो सकता है देखो, लेकिन इसमें पक्का वन साइडेड भी होगा। अच्छा ठीक है सर, अब इस ट्रायल बैलेंस में अगर ट्रायल बैलेंस मैच ना हो तो बेटा धक्के से मिलाना पड़ता है एक अकाउंटेंट को। सर क्यों मिलाना पड़ता है बेटा, इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि अगर ये मेरा क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च वाला है, आखिरी डेट का ट्रायल बैलेंस है, तो आप याद करो हमने 11th में क्या पढ़ा है कि आखिरी डेट को हमें क्या बनाने होते हैं साथ में, फाइनल अकाउंट्स। याद करो फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट बनाने यार, ट्रेडिंग एंड P&L, बैलेंस शीट सब कुछ बनाना है, और वो सब कुछ तब मिलेगा बिल्कुल एक्यूरेसी से जब मेरा ट्रायल बैलेंस कैसा होगा, टैलीड ट्रायल बैलेंस, मैच्ड ट्रायल बैलेंस, उसके डेबिट क्रेडिट मिलने चाहिए। यहां पर तो सर आपकी बताओ कौन सी साइड छोटी है, लाओ चेक करें।
आपकी नॉलेज को चेक करें। बताओ जी, ये ट्रायल बैलेंस आपके पास, बताओ कौन सी साइड छोटी थी? डेबिट। सही है। क्यों सर, क्यों छोटी थी? डेबिट। क्योंकि डेबिट में ही आपने एक बैलेंस को प्लेस किया हुआ है। कितना? 7,000 रुपए। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड बड़ी थी 7,000 रुपए। क्रेडिट साइड में 92,83,000 का बैलेंस है। तो आप बता सकते हो डेबिट साइड में कितना बैलेंस रहा होगा? यस, 92,76,000 रहा होगा। 7 कम रहा होगा। मजबूरी हो गई हमारे को, सर जी 7,000 यहां लिखना ही लिखना है, हमने लिख ही डाला। और कितना बैलेंस कर दिया बेटा? 92,83 यहां पर और 92,83 यहां पर। अब ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। अब वी कैन प्रोसीड विद द ट्रेडिंग P&L एंड द बैलेंस शीट। इज इट डन? इज इट ओके? नो इश्यूज? ओके। लेकिन बेटे सुनो 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 सुनो, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट छोटी है, तो सस्पेंस किस तरफ खुलेगा? डेबिट साइड। खोल दिया जैसे मैंने। अगर डेबिट साइड बड़ी होती, क्रेडिट छोटी होती, तो सस्पेंस किधर खुलता? क्रेडिट साइड। सर इसमें क्या दिक्कत है? कि दोनों साइडें बैलेंस ही तो करनी है। अगर ये साइड छोटी है तो यहां सस्पेंस खुलेगा, ये साइड छोटी है टोटल में तो यहां सस्पेंस खुलेगा। सर सस्पेंस तो पक्का खुलेगा, और जैसे ही उस गलती का पता लगेगा जिस गलती की वजह से ये सस्पेंस खुला पड़ा है, तो फिर हम उस गलती को खत्म करेंगे। सस्पेंस अपने आप ही ट्रायल बैलेंस में से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करो, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन, इनकॉम्पिटेंट अकाउंटेंट। एक अनाड़ी आदमी ने ये ट्रायल बैलेंस बनाया जिसको अकाउंटेंसी का कुछ ज्ञान नहीं है, और आप लोग ज्ञानी लोग हो, वो कहता है ड्रॉ अप अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस। अब आप लोग ज्ञानी होने का सबूत दे देना भाई, बता देना मुझको क्या गलती है। लो बताओ, उसने लिखा है ओपनिंग स्टॉक 540 का डेबिट में, सही है या गलत है? ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस किधर होता है बेटा? डेबिट ही होता है। इज इट ओके? चलो ठीक कर दूं। आप अपनी फाइल में ले करते जाना, किसी के पास फाइल नहीं है तो कॉपी पे करो, कॉपी पे बना लो उसको। ठीक है जी, आप एक काम करो, कॉपी पे बना ही लो, हेड लिखो सारे। लो ये हेड लिख दो, फटाफट से सारे हेड लिख दो, कॉपी पे सारे हेड लिख दो एक बार, और साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ मुझे बताते जाओ। ऊपर लिख दो ट्रायल बैलेंस, पहला कॉलम बना दो नेम ऑफ द अकाउंट का, फिर डेबिट का, फिर क्रेडिट का, और एक एक बैलेंस के बारे में मुझे बताते भी जाओ और लिखते भी जाओ, एक एक बैलेंस के बारे में। तो आपने क्या बताया? ओपनिंग स्टॉक को किधर लिखना चाहिए? हाँ जी, तो जो लिखा है ठीक लिखा है ना? आ जाओ। तो ठीक है सर, ठीक है, ओके है सर, ये तो ओके रिपोर्ट है। जो ओके रिपोर्ट है मैं उसको ब्लू कर रहा हूं, ये ठीक है सर। जो गलत रिपोर्ट है उसको मैं रेड करूंगा, फिर उसको मैं ओके भी करूंगा। ठीक है। दूसरा बताओ बेटा, क्लोजिंग स्टॉक 715 का दिखा रखा है उसने क्रेडिट बैलेंस के साथ, गलत है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता होता, क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है हमेशा। हटा दो इसको, जब मैं फाइनल अकाउंट कराऊंगा तब तुम्हें तसल्ली से बताऊंगा। अभी मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, ये यहां है तो इसका क्या मीनिंग है, ये अगर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता तो उसका क्या मीनिंग है, आप लोग कंफ्यूज ही रहोगे। तो इसलिए अभी आप मेरी बात मान के इसको काट दो, यहां से हटा दो। फाइनल अकाउंट के अंदर पहली एडजस्टमेंट में तसल्ली से समझा दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर होता है तो क्या मीनिंग होता है, और क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, नहीं एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है उसकी एंट्री भी नहीं हुई। कौन सी एंट्री? परचेज में वो एडजस्ट नहीं हुआ। राइट, करेंगे वहां पे बात। क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज एंट्री नहीं बनी, बनानी है, ये सब कुछ करेंगे, अभी छोड़ दो। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, छोड़ दो। 7,15,000 रुपए ये काट दो सर। गुड्स बॉट, यानी कि गुड्स बॉट मींस व्हाट? क्या ये सही है या गलत है? सही है सर, सही है, सही है। डेबिट बैलेंस के साथ आएगा, खर्चा है ना। आगे बोलो। गुड्स सोल्ड, सही है सर, ये भी सही है। हाँ जी सही है, आगे बढ़ो। रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड, इज इट अ सेल रिटर्न और अ परचेज रिटर्न? सोच के बताओ। रिटर्न्स इनवर्ड, हाँ सेल्स रिटर्न, इट इज नॉट परचेज रिटर्न बच्चों, इट इज अ सेल रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है वो रिटर्न जो हमारे पास इन हुई है, जो हमारे पास इन हुई है।
इट इज रिटर्न इनवर्ड, जो हमारे पास इन हुई है तो ये सेल्स रिटर्न है। तो बेटा सेल रिटर्न का बैलेंस बोलो बेटे, बोलो फटाफट बोलो। डेबिट होता है सेल, क्योंकि सेल का बैलेंस क्या होता है, तो सेल के रिटर्न का बैलेंस क्या होगा, तो गलत लिखा हुआ है ना। तो 80,000 रुपए को यहां पे रेड कर दूं मैं, और 80,000 को यहां से उठा करके मैं ब्लू कलर से यहां लिख दूं। एक सेकेंड, 80,000 को मैं, अब कलर तो ब्लैक लेना पड़ेगा, चलो ये लो जी, यहां लिख दूं, ये लो, ये करेक्शन है। मतलब रेड वाले मैं सारे इग्नोर करूंगा, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। रेड वाले मैं सारे इग्नोर कर दूंगा, अब ब्लू और ब्लैक वाले ले लूंगा। मैंने जो ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं रेड में इग्नोर करूंगा सारे। चलो अगली बताओ बेटा, रिटर्न्स आउटवर्ड का बैलेंस है 62,000 रुपए का, ठीक है, ये गलत है। रिटर्न्स आउटवर्ड होता क्या है, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होगा बेटा, क्रेडिट। हटा दूं, ये लो जी, इसको रेड कलर करो यहां पे, और 62,000 रुपीज को वहां लिख दो दूसरी तरफ। ठीक है सर। कैरेज आउटवर्ड बताओ भाई, बताओ, डेबिट बैलेंस के साथ है, ठीक है या गलत है, ठीक है। एक्सपेंस के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। बेटा अगर कैरेज इनवर्ड होता तो ठीक होता यहां पे, या गलत होता, तब भी ठीक होता, क्योंकि कैरेज इनवर्ड भी खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड भी खर्चा है। सर कोई सा भी कैरेज है सर, वो तो ठीक ही है ना, डेबिट ही होगा ना। एसेट्स का 35 लाख का बैलेंस है, ये भी सही है सर। एसेट्स का 35 लाख का बैलेंस है, ये भी सही है। रेंट पेड का 64,000 का बैलेंस है, सही है सर। एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस, बिल्कुल सही है। एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस, बिल्कुल सही है। 64,000। आगे बढ़िएगा, फ्यूल का 15,000 का बैलेंस है। फ्यूल एक्सपेंस है, प्रोडक्टिव एक्सपेंस है फ्यूल, बिल्कुल सही है। एक्सपेंस का बैलेंस है डेबिट। फ्यूल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, फैक्ट्री चलाओगे तो फ्यूल आएगा। फ्यूल योर ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, एक्सपेंस। रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट टू घनश्याम, सही है। सबलेट का मतलब किराए पे ली हुई चीज को आगे किराए पे दे दिया, तो आगे अगर हमने किराए पे दे दिया, सबलेट कर दिया, तो अब किराया आ नहीं रहा, सॉरी जा नहीं रहा, ये किराए से किराया आ रहा है, तो 24,000 रुपीज रेंटल इनकम, ठीक है सर, ओके। लोन टेकन, सही है, क्यों, लाइबिलिटी है। कैपिटल 96,000, अच्छा एक रह गया, एक रह गया। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, गलत है सर। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन 96,000 का क्रेडिट बैलेंस, क्यों, हमारी इनकम थोड़ी खर्चा है यार, हमारा खर्चा है। 96,000 को यहां से हटाओ, 96,000 को यहां लिखो, है ना, खर्चा है यार हमारा। कैपिटल 12 लाख, सही है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। इनकम टैक्स 40, बताओ। ड्राइंग का बैलेंस क्या होता है, तो कैपिटल खुद का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्यों भाई, ड्राइंग रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग का बैलेंस डेबिट होता है, सोच के बोलो, ड्राइंग का बैलेंस डेबिट होता है। रेट्स, जैसे होता है ना रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ऐसा एक रेट्स शब्द दिया हुआ है 3,000 रुपए का, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, मोस्टली ये हमारा खर्चा होता है, तो ये डेबिट होगा। इनकम हो सकती है, रेंट वगैरह आपको भी मिल सकता है, लेकिन वो जब क्लैरिटी से बोलेगा ना कि इनकम है तो इनकम है, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस है। तो इसको भी हटाओ यहां से 3,000 को, ये खर्चा है मेरा। कस्टमर का अकाउंट है बेटा 388 का, हां जी, कस्टमर का अकाउंट है 388 का, डेटर, सही है। सप्लायर का अकाउंट है 310 का, सही है। HDFC बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट ले रखा है, क्यों, क्यों, लायबिलिटी है, हटा दो यहां से, लायबिलिटी है बेटा, लायबिलिटी है, बिल्कुल 5,25,000 रुपए की लायबिलिटी है, हटा दो यहां से। मिसलेनियस इनकम का 54, और कौन सा रहेगा, अच्छा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके ओके, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 54,000 जी, गलत है, क्यों, हमें पे करना है यार, खर्चा है हमारा 54,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस है 54,000 रुपीज, यहां लिखो, वाक्य में अनाड़ी है। मिसलेनियस इनकम, ठीक है, मिसलेनियस इनकम ठीक है।
ब्लू कर दिया मैंने इसको, ठीक है। और सस्पेंस तो सर हटाओ ना यार, सस्पेंस तो देखो, अगर हम सही अकाउंटेंट हैं तो सस्पेंस तो ऑटोमेटिकली हट जाना चाहिए, देखो है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है। अगर हम सारी गलतियों को दूर करने में सही प्रूफ हुए हैं तो ये तो वैसे ही प्रॉब्लम सॉर्ट हो जानी चाहिए। तो आप एक काम करो, आप लोग डेबिट का टोटल लगाओ सब बच्चे, मैं क्रेडिट का टोटल लगा रहा हूं बेटा, ठीक है। आप लोग डेबिट का लगाओ, मैं क्रेडिट का लगा रहा हूं ताकि जल्दी काम हो जाए। तो क्रेडिट में 60 लाख प्लस 80 नहीं सॉरी 62, फिर उसके बाद में 24 8 लाख, उसके बाद में 12 लाख, उसके बाद में 3 10, उसके बाद में 5 25, उसके बाद में 1000। मेरा टोटल आ रहा है बेटा 89,22,000। आप बताओ डेबिट का, मेरा क्रेडिट का टोटल आ रहा है 89,22,000। हाँ जी, आपका कितना आ रहा है? यही आ रहा है, ओके लो जी, 89,22,000 ऑन द डेबिट साइड एंड 89,22,000 ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्या समझे इस बात को, क्या हमने एक अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, क्या हमने एक सही ट्रायल बैलेंस बना लिया अब? यस बच्चों, क्या इस ट्रायल बैलेंस में अब सस्पेंस अकाउंट की जरूरत थी? नहीं सर, हमने इन एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट की गलती को सुधार के अपने एक्सपीरियंस उसको सही कर लिया, बस यही ट्रायल बैलेंस है और क्या, ठीक है ना। जस्ट टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटेंसी वी प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, कर लोगे? ओके चलिए बढ़िया, आ गए यूनिट नंबर 4 पे आ जाइए। सब्सिडियरी बुक्स, बहुत आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। आप लोग मेरी बात समझते जाओ, अभी हो जाएगा। सब्सिडियरी बुक्स, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, पहले आपको 11th पे लेके चलता हूं। बताओ मुझे बेटा, याद दिलाओ मुझे, मैंने आपको बोला कुछ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी हैं और लेजर। लेजर बताओ प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? लेजर तो सेकेंडरी है सर। लेजर में तो आप पोस्टिंग करते हो, लेजर में तो आप शिफ्टिंग करते हो, ट्रांसफर करते हो एंट्रीज की, है ना। लेजर बनाना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपको डेटर का फटाफट बैलेंस चाहिए, क्रेडिटर का फटाफट बैलेंस चाहिए, एक्सपेंस का फटाफट बैलेंस चाहिए, कैपिटल का फटाफट बैलेंस चाहिए, तो लेजर बनाना है ना। अगर आपको, मेरे को तो सर ये चाहिए ही नहीं कुछ भी, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, ये मेरे को चक्रों में नहीं पड़ना, मेरे को सर सिर्फ प्राइमरी बुक्स लिखनी है, ठीक है, लेजर रहने दो, आपकी मर्जी है, लेजर रहने दो, आपको ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये सेकेंडरी बुक्स है। लेकिन प्राइमरी बुक्स क्या है? जर्नल बनानी पड़ती है, कैश बुक बनाना पड़ता है और सब्सिडियरी बुक्स। अब आप मुझे बताओ, कैश की सारी ट्रांजैक्शंस आप कौन सी बुक में ले जाते हो? उसमें कैश और बैंक चला गया, कैश और बैंक चला गया। लेकिन बेटा अगर हमने उधार ट्रांजैक्शन करी हो, क्रेडिट, उसको भी तो रिकॉर्ड करना पड़ता है ना। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए कुछ सब्सिडियरी बुक्स बनती हैं। अब हमने अगर क्रेडिट में परचेज करी है तो बताओ वो एंट्री कौन सी बुक में जाएगी? परचेज बुक। लेकिन शर्त है बेटा, एक तो वो परचेज होनी चाहिए, आपकी पक्की बात है परचेज होनी चाहिए, और दूसरा वो परचेज कैसी होनी चाहिए? क्रेडिट भी होनी चाहिए, तो जाएगी परचेज बुक में। तो सेल बुक में एंट्री कौन सी जाएगी बताओ? सेल भी होनी चाहिए और क्रेडिट भी होनी चाहिए, तो सेल बुक में जाएगी। ऐसे ही परचेज का रिटर्न करेंगे तो कौन सी बुक में जाएगी एंट्री? परचेज रिटर्न। ऐसे ही सेल का रिटर्न करेंगे तो कौन सी बुक में जाएगी एंट्री? सेल रिटर्न। ऐसे ही अगर हमारे को किसी किसी पार्टी से कोई BR आए हो, बिल रिसीवेबल आए हो, तो कौन सी बुक में एंट्री जाएगी बेटा? BR बुक में। कौन सी बुक में एंट्री जाएगी? BR बुक में। और हमने चैप्टर कर लिया बिल ऑफ एक्सचेंज, हमें अच्छे से पता है BR क्या होता है। अब हमें अच्छे से पता है। हाँ, अगर वो चैप्टर नहीं करा होता तो यही एक समझना युद्ध हो जाता सर, BR का क्या मतलब होता है, कौन साइन करता है, क्या होता है, लेकिन अब तो हमें पता है। ऐसे ही अगर हमने कोई एक्सेप्टेंस दी हो तो हमारी तरफ से वो क्या है, तो हम उसको कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे? BP बुक में। कोई दिक्कत नहीं है। और कोई ऐसी एंट्री हो सकती है बेटा जो इन सब में से किसी बुक में आने लायक नहीं है, तो उसकी तो जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जर्नल प्रॉपर। क्या बोलते हैं? जर्नल प्रॉपर। अब मैं कुछ एग्जांपल बोलूंगा आपको, आप लोग आइडेंटिफाई करके बताना ये कौन कौन सी बुक में जाने लायक एंट्रियां हैं। मैं कुछ एग्जांपल बोलता हूं, ठीक है, आप लोग आइडेंटिफाई करना। जी बताओ बेटा। हम पार्टी हैं मिस्टर गणेश,
ठीक है, वी आर मिस्टर गणेश, जिसकी बुक्स चल रही हैं, हम उसके अकाउंट्स लिख रहे हैं। मिस्टर गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। कैश बुक, कैश आया, कौन सी बुक में एंट्री जाएगी? कैश बुक। डन है बच्चों, डन है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। मिस्टर गणेश ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय ₹5,000। बैंक कॉलम में जाएगा, कैश कॉलम में नहीं जाएगा क्या? माइनस मिस्टर गणेश ओपन अ बैंक अकाउंट बाय 5,000। 5,000 देगा साथ में वालों, तो फिर कैश के क्रेडिट में से माइनस बैंक की डेबिट प्लस। ये एंट्री को हम 11th में एक स्पेशल नाम से जानते थे, अगर नाम याद हो तो, कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। एक ऐसी एंट्री जो किसी कैश बुक में दोनों तरफ रिप्रेजेंट होती है, यानी वो आपके बैंक कॉलम में भी आती है और बेटा कैश में भी। क्या ये पक्का है अगर कैश कॉलम में आ रही है और बैंक कॉलम में, दोनों में डेबिट हो जाएगी? क्या दोनों में क्रेडिट हो जाएगी? एक में डेबिट हो रही होगी और एक में क्रेडिट। अब ये वाली जो एंट्री अभी मैंने बोली थी, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, जो कैश बुक में दोनों तरफ जाएगी, डेबिट भी क्रेडिट भी। आप मुझे बता सकते हो बैंक में कहां जाएगी, बैंक वाली साइड में कहां जाएगी, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है। और कैश वाले कॉलम में कहां आएगी? क्रेडिट, कैश में से पैसा जा रहा है। जर्नल एंट्री अगर बनाएं ओवरऑल, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। दैट इज द रीजन बैंक के कॉलम में टू कैश, कैश के कॉलम में बाय बैंक। उम्मीद है समझ आ गया होगा। लेजर पोस्टिंग है, बहुत सिंपल सी और कोई बड़ी बात नहीं। एक एंट्री और बोल रहा हूं, बताना मुझे कौन सी बुक में जाएगी। मिस्टर गणेश इज अ डीलर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, जिसका धंधा हम, जिसके अकाउंट्स बना रहे हैं, जिसका धंधे के बारे में लिख रहे हैं, इसकी बुक्स लिख रहे हैं, वो क्या करता है जी? वो रेडीमेड गारमेंट्स में डील करता है, ठीक है। और गणेश परचेज्ड टी-शर्ट्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम मोहन फॉर कैश। कैश बुक, कैश बुक, मैं पीछे से फॉर कैश हटा दूं, परचेज बुक। मिस्टर गणेश परचेज ₹20,000 टी-शर्ट्स फ्रॉम मिस्टर राम। दैट्स इट, ये रुक गया मैं। ये एंट्री कौन सी बुक में जाएगी, बस इतना आइडेंटिफाई करो। परचेज बुक। क्यों? क्योंकि ये परचेज भी है और ये उधार भी है। बताओ जी एंट्री कौन सी बुक में जाएगी? परचेज बुक। इज इट डन? और सुनो, मिस्टर गणेश सोल्ड शर्ट्स ऑफ ₹10,000 टू रामा एंड कंपनी। सेल्स बुक में, सेल्स बुक में, क्योंकि मिस्टर गणेश की डीलिंग है इसमें, तो ये सेल है। और बेच भी कैसे रहा है? उधार। सर कैसे पता? क्योंकि पार्टी नेम गिवन है, कैश गिवन नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कैसे हो रखी है? उधार। तो उधार भी है और सेल भी है। बेटा उधार भी है और सेल भी है, तो एंट्री कौन सी बुक में जाएगी बताओ? सेल बुक में। और सुनो, मिस्टर गणेश सोल्ड हिज ओल्ड लैपटॉप, सोल्ड हिज ओल्ड लैपटॉप टू मोहन। बताओ एंट्री कौन सी बुक में जाएगी? यस। अब आप सेल को समझ के कि उसने सेल करा और मैं बोलूं ये एंट्री कौन सी बुक में डाल दूं मैं? सेल बुक में, तो आप गलत कर रहे हो यार अकाउंटेंसी के साथ। क्यों? क्योंकि बेटा जब कोई कपड़े का व्यापारी लैपटॉप बेच रहा है, वो तो सेल ही नहीं है सर उसकी, वो तो सेल ऑफ एसेट है, वो तो सेल ही नहीं है बेटा। वो क्या है? सेल ऑफ एसेट। अगर वो सेल ऑफ एसेट है तो सेल ऑफ एसेट सेल बुक में थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे। सेल ऑफ एसेट जो है वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर। जर्नल एंट्री बता दो यार एक बार इसकी। कैश से कैसे? मैंने कैश बोला नहीं। मोहन टू कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी है ना, जिसका भी लेजर आपने खोला होगा उसको क्रेडिट कर दो, मोहन को डेबिट कर दो। सिंपल है, सही है। अच्छा और बताओ, और बताओ बच्चों मुझे आप, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मोहन फॉर कैश, कौन सी बुक में रिकॉर्डिंग आएगी? परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मोहन फॉर कैश, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मोहन फॉर कैश। बेटा कैश बुक में। अब हमारा सारा ध्यान किधर चला जाता है? जनरल प्रॉपर की तरफ। हम ये भूल जाते हैं कि एंट्री कैसी है? कैश में। बेटा अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश में है तो इफ एंड बट की सिचुएशन खत्म है, वो तो 101% कहानी है कैश बुक में। चाहे उस चीज का हमारा बिजनेस है
या नहीं? अब क्या फर्क पड़ता है इस बात से? वो तो एंट्री जानी ही कौन सी बुक में? कैश बुक। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको सब्सिडरी बुक के बारे में समझ में आ गया है। और कोई बिल आया हो, हमारे पास बिल आया हो, तो वो सारे बिल कहां रिकॉर्ड हो जाएंगे? बीआर बुक में। हमने कोई बिल की एक्सेप्टेंसेस दी हो तो वो सारे बुक कहां रिकॉर्ड हो जाएंगे? बीपी बुक में। जर्नल प्रॉपर का क्या मतलब होता है? जर्नल प्रॉपर का सिंपल सा एक मतलब होता है जर्नल एंट्री बनाना, जर्नल की फॉर्म में ही। ओके सर, ओके। तो बच्चों अब आप लोग मुझे बता दो, ये एक क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा शुरू करता हूं, ठीक है जी, और फिर आप इसको क्लोजर देना। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक ये ले लेता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है? आप लोग बस मुझे बताते जाओ, आइडेंटिफाई करते जाओ। ये लो जी, सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक क्वेश्चन ही छोटा सा ले रहा हूं, बताना आपको है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन परचेज बुक ऑफ गोपीचंद एंड सन्स। एक सेकेंड, परचेज बुक उसने बता ही दिया ना, तो आप क्या बताओगे? यहां बताओ ना। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स। जी बताओ बेटे बताओ। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कर लोगे? कहां जाएगी एंट्री? कैश बुक की डेबिट साइड में टू कैपिटल, यहीं से हाईलाइट करता चला जा रहा हूं। कैश बुक की डेबिट साइड में टू कैपिटल, कर लोगे बच्चों? हालांकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैश बुक तसल्ली से बनाना सीखेंगे, अभी सिर्फ आपको मैं आइडिया दे रहा हूं। तो कैश बुक के कैश कॉलम की डेबिट साइड में टू कैपिटल, क्योंकि जर्नल एंट्री माइंड में सोचो क्या एंट्री बनेगी? कैश टू कैपिटल, तो पोस्टिंग क्या आ जाएगी? कैश की डेबिट साइड में टू कैपिटल। आगे बताओ। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जी जर्नल बताओ पहले एक बारी सोच के। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक टू कैश, एंट्री कौन सी बुक में जाएगी? कैश बुक में। ये भी कैश बुक में गई थी सर, सीबी लिख देता हूं। ये भी सीबी में गई थी, और ये भी कहां जाएगी एंट्री? सीबी। ये कौन सी एंट्री बनेगी बताओ? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कर लोगे? बोलो बच्चों बोलो। डिपॉजिटेड इनटू बैंक है ना, तो बैंक की डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू कैश। कैश की क्रेडिट साइड में क्या लिख दोगे? बाय बैंक। आगे बढ़ो। गुड्स परचेज फ्रॉम रामनाथ एंड सन्स, हमारा किस चीज का व्यापार है सर? हमारे को बताया ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे को यही नहीं बताया हमारा किस चीज का व्यापार है, तो हमें क्या करना है? 3-4 ट्रांजैक्शंस पढ़ के देखनी है। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जिस चीज की होंगी हमारा उसी चीज का व्यापार है। तो जरा मैं यहां पे देखता हूं, साड़ी है, पोपलिन है, नीचे चले गए तो और क्या है? और क्या है? और साड़ियों का ही धंधा है, साड़ी 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 का व्यापार है जी, ठीक है जी। तो बताओ बच्चों, हमारी परचेज साड़ी की है। अब मार्च 5 को आप मुझे बताओ, गुड्स परचेज फ्रॉम रामनाथ एंड सन्स, परचेज बुक, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। एक तो हमारा व्यापार इसी चीज का है, और दूसरा ये परचेज भी कैसी है? क्रेडिट। तो परचेज बुक में कैसे एंटर करना है आपको आता है क्या? परचेज बुक में एंटर करना आता है बच्चों? हम लोग पहले क्या लिखते हैं यहां पर? परचेज बुक सिंपल आपको आता ही होगा। यहां पर क्या लिखते हैं? पार्टी का नेम जिससे हम माल खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं बेटा? 50 साड़ी 50 रुपए की एक, 100 साड़ी सॉरी 50 रुपए की एक, कितने की? और 50 मीटर पॉपुलिन 20 रुपए का एक, 20 रुपए मीटर, कितना हो गया? 5000 का ये माल, 1000 का ये माल, टोटल कितने का माल खरीद लिया? 6000 का। उम्मीद है बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आपको समझ में आ रही है चीज, ठीक है? कर लोगे? ये हो गया परचेज बुक। अगला बताओ भाई, अगला बताओ। मार्च 6 की एंट्री बताओ। परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स नीलम एंड कंपनी 10,000, कौन सी बुक? जर्नल प्रॉपर। सर इसको आपको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना है। जर्नल प्रॉपर में एंट्री क्या बनेगी बोलो? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एमएस नीलम एंड कंपनी, कर लेंगे? आगे बताओ। सोल्ड टू रमन ब्रदर्स, बताओ कौन सी बुक? सेल्स बुक, कर लोगे? रमन ब्रदर्स का ऊपर नाम आ जाएगा, नीचे कंटेंट आ जाएगा, इतनी साड़ी इतने रुपए की, इतना पॉपुलिन इतने रुपए, टोटल बिल बन जाएगा इतने रुपए का, सेल बुक। चलो, 2 साड़ीज कॉस्टिंग 5000 ईच टेकन फॉर पर्सनल यूज, जर्नल प्रॉपर। एंट्री बोलो? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स में क्यों आ जाएगी भाई? 2 साड़ीज कॉस्टिंग 5000 टेकन फॉर पर्सनल यूज। बताओ भाई बताओ, अगर तू सेल कर देगा मेरे भाई तो सेल माना दिए इसको। ड्राइंग टू तो पर्सन का नाम है, गलत, तब भी गलत। साड़ी का लेजर नहीं खोला आपने, ऐसे तो लेजर खोलने लगे तो साड़ी शर्ट पता नहीं कितने कितने लेजर खोलने पड़ जाएंगे। लगाओ दिमाग लगाओ यार। 2 साड़ियां बंदा अपने घर ले गया पर्सनल यूज के लिए, गलत। कैश तो बेटा क्रेडिट कर दोगे तो कैश आ ही नहीं रहा, वो तो जा रहा है, और कैश का तो वैसे ही कोई काम नहीं हुआ इसमें।
टू परचेज, आपकी परचेजेस क्या हो रही है, इससे कम हो रही है। जब आपने साड़ीज को परचेज किया था बेटा, एंट्री बताओ क्या बनाई थी, बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, जिससे आपने परचेज किया, आपने अपनी परचेज को क्या किया था, बढ़ाया था। जब परचेज किया गया माल हम अपने डोमेस्टिक यूज के लिए लेके चले जाते हैं, तो 11th में जर्नल पढ़ी थी बच्चों हमने, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, हम जो परचेज हमने किया था उसको घटा लेते हैं थोड़ा सा, और ड्रॉइंग्स को हम बढ़ा लेते हैं। तो एंट्री बनती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। कौन सी बुक में रिकॉर्डिंग होगी, बोलो, जर्नल प्रॉपर। अगली बताओ, रिटर्न टू रामनाथ एंड सन्स, बोलो, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक में इशूड ए चेक टू रामनाथ एंड सन्स, मतलब हमने एक चेक दिया रामनाथ एंड सन्स को जी, कैश बुक। रिसीव्ड कैश फ्रॉम ₹1000 फ्रॉम रमन ब्रदर्स, कैश बुक, रिटर्न्ड बाय रमन ब्रदर्स, रिटर्न बाय रमन ब्रदर्स। आपने रमन ब्रदर्स को माल बेचा सेल बुक में, जब रमन ब्रदर्स आपको माल बेचे वापस करेगा तो सेल रिटर्न। गुड्स परचेज फॉर कैश, विथड्रू फ्रॉम बैंक। अच्छा बताओ, विथड्रू फ्रॉम बैंक लिखा है, पहले एंट्री बताओ, कैश टू बैंक। किसी को ये तो लगता ड्रॉइंग्स टू बैंक लगता है क्या लिखा है यहां पे, क्या फॉर पर्सनल यूज, नहीं। कई बार बेटा हम माइंड में वैसे ही इमेजिनेशन कर लेते हैं, विथड्रू फ्रॉम बैंक लिखा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में इमेजिनेशन बन जाती है फॉर पर्सनल यूज। ऐसा नहीं है बेटा, जब तक आपको क्वेश्चन में ना लिखा हो फॉर पर्सनल यूज, तब तक आप क्या मानोगे, कौन से यूज के लिए विड्रॉ किया है, ऑफिस यूज के लिए। और अगर ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ होता तो बेटा एंट्री क्या बनती है, बताओ ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कर लोगे, ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कौन सी बुक्स में रिकॉर्डिंग, कौन सी बुक्स में होगी, बोलो, कैश बुक। कॉन्ट्रा है, यस कॉन्ट्रा है। सैलरीज पेड बाय चेक, कैश बुक। कौन से कॉलम में, कैश कॉलम या बैंक कॉलम, डेबिट या क्रेडिट, पैसे गए क्रेडिट, आए होते बैंक में तो डेबिट होता, ये तो गए हैं तो क्रेडिट। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 6000 रुपए, एंट्री बोलो बेटा, हाँ सोचो बच्चों सोचो, अकल लगाओ। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, यस। अब पता क्या होता है, ये हर बच्चा गलती करता है, जब आउटस्टैंडिंग दिमाग में आता ना, उसका दिमाग में पहले बात आती है आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट करूं। अरे बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होगा, क्रेडिट। पता है क्यों, बताओ क्यों, आप लोग बताओ क्यों, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो सर रेंट डेबिट क्यों, बोलो, एक्सपेंस है, और वो तो हो ही गया, हो तो गया, क्योंकि हम अकाउंटेंसी बेटा कैश बेसिस पे नहीं बनाते, हम अकाउंटेंसी कौन से बेसिस पे बनाते हैं, बताओ ना, एक्रूअल। तो जो खर्चा आपका हो गया, भले ही आपने दिया या फिर नहीं दिया, भाई खर्चा तो हो गया ना, तो इसका मतलब इसकी एंट्री लिख के दिखा दूं, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये बनेगी बेटे एंट्री। तो एक तो आप बोलोगे सर जी रेंट हम लोगों ने डेबिट इसलिए किया क्योंकि हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, और आउटस्टैंडिंग रेंट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है बेटे, और मैंने बेसिक जर्नल एंट्रीज क्योंकि वहां ऊपर मैं रिवाइज नहीं कराई, इसलिए मैं साथ साथ आपको रिवाइज करा रहा हूं ताकि जर्नल भी थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी के साथ आए, क्योंकि हमने जो अगला यूनिट करना है कल की क्लास में, कैश बुक, जर्नल एंट्री फिर चाहिए होंगी हमें, तो कैश बुक भी सीखना है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से वाला, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि इस चैप्टर में बेटा एक ही यूनिट इंपॉर्टेंट है हमारी, दैट इज व्हाट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्वेश्चन तो उसी में से आएगा। ठीक है, तो हमें जर्नल एंट्री आती होंगी तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी समझ में आएगा, क्योंकि वो जर्नल का ही करेक्शन है, गलत जर्नल का करेक्शन है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट क्लियर हो गया, हो गया। आगे बोलो, रेंट पेड ₹1000, कैश बुक, कैश बुक। कॉलम बताओ, कैश कॉलम बैंक कॉलम, कैश कॉलम, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, बाय रेंट। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूं कि हम लोग सीख पाए हैं चीजों को।
कैश बुक कैसे बनती है, ऐसे जब मैं सारी एंट्रीज तुम्हें बता चुका हूं ये, तो हम लोग क्या करते हैं फिर बैलेंस करते हैं ना। जैसे ये 86,000 का डेबिट बैलेंस है, 86,000 में से मैंने ये सारे टोटल माइनस कर दिए, तो मेरा कैश का बैलेंस कितना बचा 29, बैंक का बैलेंस कितना बचा। कैन एनीबडी टेल मी अबाउट व्हाट बैलेंसेस आर दीज, डेबिट और क्रेडिट। हाँ जी, बोथ बैलेंसेस आर डेबिट बैलेंसेस, क्योंकि जब ये आगे आएंगे तो किस तरफ आएंगे, डेबिट। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्रेडिट साइड में बैलेंस निकला जरूर है, पर क्रेडिट साइड में निकला इस वजह से है क्योंकि डेबिट साइड इज लॉन्गर देन द क्रेडिट साइड, सो द बैलेंस इज ऑन द क्रेडिट साइड बट द बैलेंस इज इटसेल्फ द डेबिट बैलेंस। इज इट डन? क्या हम ये परचेज बुक अब बना पाएंगे आराम से? परचेज बुक हमने किस किस से माल खरीदा, इसका टोटल देख लिया हमने, टोटल कितना आया बेटा 6,000 का। एक क्वेश्चन है छोटा सा, परचेज बुक का ये पूरा टोटल कितना है? वैसे तो है ही पूरा का मतलब इसमें एक ही एंट्री थी, एक ही बंदे से माल खरीदा, रामनाथ एंड सन से। कितना बैलेंस निकलेगा परचेज बुक का 6,000। ये यहां से कहां शिफ्ट होगा? परचेज बुक का टोटल कहां शिफ्ट हो जाता है? गलत बेटा, अगर ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करोगे, सोचो परचेज बुक से ट्रायल बैलेंस में ले जाओगे, किस नाम से ले जाओगे? परचेज अकाउंट के नाम से ले जाओगे। तो ये तो सिर्फ कौन सी परचेजेस है? क्रेडिट। तो नगद वाली परचेजेस का क्या अलग से परचेज का बैलेंस लेके जाओगे? इसका मतलब गलत है ना। परचेज बुक का टोटल ट्रायल में तो नहीं जाना चाहिए। सोचो बच्चों, दिमाग लगाओ, परचेज बुक का टोटल कहां जाता है? गलत बेटा, P&L तो बनता ही कब है? ट्रायल के बाद। ट्रायल में तो लेके जाओ कहीं ना कहीं था। हाँ जी, गलत। ट्रेडिंग भी गलत है, ट्रेडिंग भी फाइनल अकाउंट का पार्ट है। बेटा जी, परचेज बुक का टोटल जाता है पता है कहां? परचेज अकाउंट में। आप परचेज बुक को एक अलग ये बना दिया मैंने, एक परचेज अकाउंट में लेके जाते हो। सर कितना बेटा, कितना बैलेंस है परचेज बुक का बताओ ना? 6,000। ये जाएगा यहां पर टू बैलेंस एज पर परचेज बुक या टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। कितना बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा? 6,000। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर जब परचेज में लेके जाना था और अब परचेज का बैलेंस कहां लेके जाना है? ट्रायल में। तो परचेज बुक का ही सीधा उठा के क्यों नहीं लेके चले गए ट्रायल में? है किसी के दिमाग में इसका जवाब आता है? परचेज बुक में सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस आई हैं? क्रेडिट परचेज। क्या हम नगद परचेज नहीं करते? करते हैं ना। जब हम नगद परचेज करते हैं तो बेटा उसकी एंट्री कहां जाती है बताओ? नगद परचेज की एंट्री कहां जाती है? एक तो कैश बुक में। कैश बुक में किधर, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट में जाएंगे तो। कैश बुक में परचेज की एंट्री कहां जाती है? क्रेडिट। और परचेज के अकाउंट में वो एंट्री कहां आती है? डेबिट टू कैश। मान लो उधार परचेज करी है 4,000। बात को थोड़ी समझने की कोशिश करो इमेजिनेशन में, ठीक है। हमने 6,000 की कौन सी परचेज करी है? क्रेडिट। जो हमने कौन सी बुक में एंटर किया? परचेज बुक में। परचेज बुक का पूरा बैलेंस मैं कहां उठा करके ले गया? परचेज अकाउंट में। डन है। हमने नगद कितने की परचेज करी? 4,000 की। इसको हमने कैश बुक में कहां पे लिखा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट ना। एंट्री बताओ ना क्या होती है? नगद परचेज की एंट्री क्या होती है बोलो? परचेज टू कैश। कैश बुक में कहां लिखोगे? कैश बुक के कैश कॉलम क्रेडिट साइड में बाय परचेज। तो परचेज अकाउंट में कहां लिखोगे? टू कैश। तो अब मुझे बताओ हमारी पूरे साल की परचेज कितनी होगी भाई? 10 हो गई ना। और ये पूरे बैलेंस को अब आप ले जाओगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 रुपए। ठीक है जी। अब ये पूरा बैलेंस हमारा कहां पे शिफ्ट हो गया? ट्रायल बैलेंस में आ गया। और ट्रायल बैलेंस से ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? बैलेंस तो क्या ही लिखूं, ये पूरे के पूरे को आप कहां लिख दोगे? बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना, ट्रेडिंग। यानी कि यहां से अब आप इसको खत्म करोगे और 10 का 10,000 का परचेज का बैलेंस कितना हो जाएगा? 0। नॉमिनल अकाउंट के सारे बैलेंसेस क्या हो जाते हैं हमेशा हर साल? क्लोज। आ सकता है क्वेश्चन। नॉमिनल अकाउंट सारे के सारे हर साल क्या होते हैं बच्चों? क्लोज। क्या पर्सनल अकाउंट क्लोज होते हैं? जरूरी नहीं है। पर्सनल अकाउंट मतलब हमारा डेटर, हमारा क्रेडिटर, लेनदार, देनदार सब। अगर उन्होंने हिसाब किताब कर लिया होगा देखो भाई, फिर तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा बोलो? 0।
लेकिन अगर मान लो राम है, मैंने लाख रुपए लेने थे, उसने 90,000 दिए हैं, तो कितना बैलेंस शो कर रहा है अभी उसका बैलेंस बताओ? 10। तो भाई जीरो तो कैसे कर दूं? मेरे को उसका बैलेंस दिख रहा होगा, डेटर का बैलेंस कितना दिख रहा होगा? 10। मैंने मेरे क्रेडिटर को 25,000 रुपए देने हैं, तो क्रेडिटर का क्या बैलेंस शो कर रहा होगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिटर को 25,000 रुपए मैंने देने हैं, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा, पर बैलेंस शो कर रहा होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मैं क्या कहना चाहता हूं, पर्सनल अकाउंट क्लोज नहीं होते, ना ही कौन से क्लोज होते हैं? रियल। अगर मेरी बुक्स में फर्नीचर है, आया होगा, कुछ गया होगा, कुछ डेप कटा होगा, कुछ बिका होगा, कुछ एडिशनल परचेज किया होगा, लेकिन मेरी बुक्स अभी क्या शो कर रही होंगी बताओ ना? फर्नीचर शो तो कर रही होंगी। तो क्या रियल अकाउंट कभी जीरो होते हैं क्या? नहीं। क्या नॉमिनल पर्सनल अकाउंट जीरो होते हैं क्या? नहीं। तब तक तो नहीं जब तक पूरा हिसाब किताब नहीं हो जाता। हाँ, पूरा हिसाब किताब हो गया तो पर्सनल अकाउंट क्या हो सकते हैं? जीरो। लेकिन एक बात पक्की है, हर साल कौन से अकाउंट डेफिनेटली जीरो होते हैं? नॉमिनल। एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट्स आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड टू द फाइनल अकाउंट्स, ठीक है जी। और बाकी दोनों सिर्फ बैलेंस किए जाते हैं, उनका बैलेंस निकलता है, और बैलेंस निकल के कौन सी बुक में आता है बताओ? बैलेंस शीट में। लेकिन नॉमिनल अकाउंट कहां शिफ्ट हो जाते हैं? फाइनल अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग पीएनएल में। उनका बैलेंस एक बैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। वो बैलेंस क्या है? या तो प्रॉफिट या लॉस। नॉमिनल अकाउंट के सारे बैलेंसेस एक बैलेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो प्रॉफिट या तो वो प्रॉफिट। और लॉस फिर किसको बिलोंग कर जाता है? प्रोपराइटर को, मालिक को, उसकी कैपिटल में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर तो उसका लॉस निकल रहा है तो कैपिटल घटा दो, अगर तो उसका प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल बढ़ा दो। सिंपल है ना यार। सोल प्रोपराइटर तो एक को मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म है तो सबको मिलेगा, सबकी कैपिटल प्लस माइनस करेंगे। ये चीजें हम सीख चुके हैं। कंपनी है तो कंपनी केस में क्या होता है वो तो कंपनी अकाउंट में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। बताओ बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो ये मैं अब आपको एक क्वेश्चन का जवाब दिया यहां पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। परचेज बुक में सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं? क्रेडिट परचेजेस। और परचेज अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं? दोनों। क्योंकि परचेज बुक का अपना टोटल भी गया वहां पे, तो उधार तो आ ही गया, और नगद वाली सारी ट्रांजैक्शंस भी कहां हो रही हैं? परचेज में। तो इसका मतलब परचेज अकाउंट में दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्रेडिट भी कैश भी। इज इट ओके बच्चों और नॉट? तो ये बन गया परचेज बुक। ये रही हमारी इसी तरीके से एक सेल बुक का टोटल निकाला मैंने। अब यहां पर सेल वाली पार्टी आ जाएगी और सेल का टोटल आ जाएगा। ऐसे ही परचेज रिटर्न, ऐसे ही सेल रिटर्न। और बेटा जी ये एक बुक बनाई थी मैंने जिन ट्रांजैक्शंस को मैंने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया। बताओ, बताया था ना अभी मैंने, एक जो मशीनरी परचेज करी थी। किससे मशीनरी परचेज करी थी? नीलम एंड कंपनी से। तो क्या ये किसी बुक में रिकॉर्ड हुआ था? नहीं सर। तो ये जर्नल प्रॉपर में जर्नल बनेगी। एक वो देखो, ये एंट्री बताई थी, जो वो साड़ी अपने घर ले गया था, याद करो, क्या एंट्री बनाई थी? ड्रॉइंग्स, जिसको तुम क्या बोल रहे थे, कभी कैश, कभी सेल, कभी स्टॉक, कभी कुछ, क्या है वो? परचेज। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। और एक वो वाली एंट्री जो अभी तुम लोगों ने बताई थी मुझे, क्या? रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अब ये सारी एंट्रियां जर्नल प्रॉपर है, क्योंकि जर्नल प्रॉपर ये है क्योंकि इनको किसी बुक में कोई जगह ही नहीं मिली। कैश बुक में इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये कैश नहीं है, परचेज बुक में इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये क्रेडिट परचेज नहीं है, सेल बुक में इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये क्रेडिट सेल नहीं है, परचेज रिटर्न में इसलिए नहीं मिली क्योंकि जब परचेज ही नहीं है तो परचेज रिटर्न कहां से होगी? सेल रिटर्न भी नहीं है, ना ये बीआर है, ना ये बीपी है। तो जो एंट्री कहीं जाने लायक नहीं है बेटा, तो उसकी तो एंट्री बनानी पड़ती है, और उस एंट्री को क्या बोलते हैं? कौन सी एंट्री है वो? जर्नल प्रॉपर। इज इट ओके? डन है? तो बच्चों हमारी आज जो यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं, कितनी यूनिट्स कंप्लीट होगी बेटा? 3 या 4? 4 हो गई हैं। और कल की क्लास में हम सीखेंगे फिर बाकी का काम। बाकी की 2 यूनिट शुरू करेंगे, एक कैश बुक और एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।